नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल और सुनने पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MJ2 ज्योग्राफी के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को तथा उसके उत्तरों को मिस कह सकते हैं। दोस्त कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे MJ2 ज्योग्राफी के सिलेबस को समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्त, ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं बताता हूं कि आखिर कौन से प्रश्न जो है आपको MJ2 ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है और कौन से प्रश्नों की तैयारी आज के वीडियो में मैं आपको करवाया हूं। तो देखिए, बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन का दोस्त, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, प्लेट विवर्तनिक से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को स्पष्ट कीजिए। यह आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें कि आखिर बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में। फिर मेरे दोस्त तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, भूकंप क्या है, इसके कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। चाहे कारण पूछे चाहे प्रभाव पूछे, दोनों में से कोई भी पूछेगा आप आंसर लिख सकते हो, जो मैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्त मैं आपको बताऊंगा, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन चौथे नंबर में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा, वायु राशि क्या है, वायु राशियों के वर्गीकरण का विवेचना करें। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको करवाऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्त मैं आपको बताऊंगा, वायुमंडल की विभिन्न परतों की बनावट और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको बताऊंगा, सूर्यताप से आप क्या समझते हैं, सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। और मात्र आपको साथ ही वीडियो का आंसर, मतलब साथ ही क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के अंतर्गत में करवाया जाएगा। ये जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन करें, लवणता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन, नदी अपरदन द्वारा निर्मित प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन करिए। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन को जो है ना मैं अलग वीडियो में बना दूंगा। ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्लेट विवर्तनिक क्या है ना। तो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि प्लेट विवर्तनिक से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या है कि प्लेट विवर्तनिक से क्या तात्पर्य है और पृथ्वी के प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को स्पष्ट करें कि आखिर प्लेट विवर्तनिक हम लोग किसको कहते हैं, उसके बारे में जानना है। और पृथ्वी की कौन से प्रमुख प्लेट हैं उसके बारे में जानना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का, किसका, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को जो ना अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है। अब अगर बातें आती है प्लेट विवर्तनिक के परिभाषा की, है ना, प्लेट विवर्तनिक के परिभाषा की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्लेट विवर्तनिक जो है ना दोस्तों, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत कहने का मतलब वैज्ञानिकों का ये खोज है। ठीक है। तो किस चीज पे खोज है, तो खोज हमारे पृथ्वी पे जो है ना, हमारे पृथ्वी पे जो स्थलमंडल पाया जाता है, तो हमारे पृथ्वी के स्थलमंडल में जो गतिविधियां होती है, जैसे कि मान लीजिए कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, कभी सुनामी आ जाता है, तो हम लोग कहने का अर्थ ये है कि हमारे पृथ्वी के स्थलमंडल में जो गतिविधियां होती है, तो वो गतिविधियों को जानने की जो प्रक्रिया होती है, जो सिद्धांत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग को लिखना कैसे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको बोल के तो नहीं बताना पड़ेगा ना, एग्जामिनेशन में आपको लिख के बताना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, यहां से लिखना आपको है कि प्लेट विवर्तनिक, आपको टॉपिक बनाना है प्लेट विवर्तनिक। ठीक है। और लिखना इस प्रकार से कि प्लेट विवर्तनिक एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। अगर हम लोग इस प्लेट विवर्तनिक की बात करते हैं तो ये क्या है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थलमंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। जो क्या करता है, हमारे पृथ्वी के स्थलमंडल में जो गतिविधियां होती है उसके बारे में क्या करता है, वो व्याख्या करता है। उसी को हम लोग प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। ठीक है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे कहा गया, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, भूकंप आना, पहाड़ों का निर्माण होना, ये सब गतिविधियां जब हमारे स्थलमंडल में होती है, हमारे पृथ्वी का स्थलमंडल में होती है, तो इसका व्याख्या कौन करवाता है, हम लोग को प्लेट विवर्तनिक कहलाता है। ठीक है। हम इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के जरिए हम लोग ये सब के बारे में जानते हैं। ठीक है।
देखिए कहा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार से पृथ्वी की ऊपरी लगभग 800 से 100 किलोमीटर मोटी परत, जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। मीन्स कहा गया ना कि इस सिद्धांत के अनुसार से कहा गया कि पृथ्वी के ऊपर, किसके, पृथ्वी के ऊपर एक क्या बना हुआ है, एक मोटी परत बना हुआ है जो 80 से 100 किलोमीटर मोटी परत बना हुआ है। ठीक है, तो ये 80 से 100 किलोमीटर जो मोटी परत बना हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने ये जान गया कि इसको स्थलमंडल कहते हैं, लेकिन वही कहा गया कि वो स्थलमंडल जो होता है ना, वो स्थलमंडल का जब टुकड़ा होता है, वो स्थलमंडल का क्या होता है, जब टुकड़ा होता है तो वो टुकड़ा से क्या बनता है, प्लेट बनता है। क्या बनता है, प्लेट। अब ये प्लेट का मतलब ये नहीं जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो प्लेट यहाँ पे नहीं है, ये कुछ और प्लेट है। तो ये प्लेट कौन सा है, तो जब स्थलमंडल टुकड़ों में विभाजित होता है, जब स्थलमंडल का टुकड़ा होता है तो उसके टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि आखिर पृथ्वी के जो है प्रमुख प्लेटें कौन सा है। क्वेश्चन क्या आता है, पृथ्वी की प्रमुख प्लेटें कौन सी है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि पृथ्वी के सतह पर 7 प्रमुख और कई छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया। मींस पृथ्वी के सतह को 7 प्रमुख छोटे बड़े प्लेटों में विभाजित किया गया। कितने, 7 छोटे बड़े प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो इस प्रकार से है। पहला आपका है यूरेशियन प्लेट। पहला कौन सा है, यूरेशियन प्लेट। अब बात आता है कि यूरेशियन प्लेट कहा किसको जाता है आखिर, तो देखिए कहा गया कि यह प्लेट यूरोप और एशिया के अधिकांश भाग को कवर करता है। ये प्लेट क्या करता है, यूरोप और एशिया के अधिकांश भाग को ये कवर करके रखता है। ठीक है, कौन, यूरेशियन प्लेट, है ना। अब देखिए दूसरे प्लेट की बात करते हैं। तो दूसरा प्लेट आपका है उत्तर अमेरिकी प्लेट। कौन सा है, उत्तर अमेरिकी प्लेट। देखिए कहा जाता है कि इसमें उत्तरी अमेरिका के अलावा अटलांटिक महासागर का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है। अगर इसमें की बात करें, इस प्लेट की अगर बात करें, तो इस प्लेट में जो है ना अमेरिका के अलावा अटलांटिक महासागर का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। किसमें, उत्तरी अमेरिकी प्लेट में। ठीक है, अब देखिए इसकी तीसरी अगर प्लेट की बात करें, तीसरा प्लेट है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तीसरा प्लेट कौन सा है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। कहा जाता है कि इसमें दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा जो है इसमें शामिल है। ठीक है, अब बातें यहाँ पे आती है चौथा प्लेट। चौथा प्लेट आपका कौन सा है, अफ्रीकी प्लेट है। चौथा प्लेट कौन सा है, अफ्रीकी प्लेट। अब इसमें कहा गया है कि इसमें अफ्रीका महाद्वीप और उसके आसपास के महासागर क्षेत्र शामिल है। इसमें जो है ना अफ्रीका का महाद्वीप और इसके आसपास के महासागर जो है अफ्रीकी प्लेट में शामिल है। ठीक है, अब इसका पांचवा प्लेट की अगर बात करें, तो पांचवा प्लेट कौन सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये प्लेटों का नाम आपको याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय आपको काम देने वाला है। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और आसपास के महासागर क्षेत्र शामिल होते हैं। किसमें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जो है ना ऑस्ट्रेलिया, भारत और इसके आसपास के जो महासागर का क्षेत्र है वो इसमें शामिल होता है। किसमें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। अब देखिए इसके छठे प्लेट की बात करें, तो छठा प्लेट आपका है यहाँ पे पैसिफिक प्लेट। क्या है, पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक मतलब क्या होता है, प्रशांत महासागर होता है ना, तो वह क्या गया, पैसिफिक प्लेट। कहा गया है कि यह सबसे बड़ी प्लेट है। पैसिफिक प्लेट जो होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी प्लेट होती है, सबसे बड़ी प्लेट होती है। और इसमें जो है ना प्रशांत महासागर का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इसमें क्या है, प्रशांत महासागर का जो है एक सबसे बड़ा हिस्सा शामिल होता है। किसमें, पैसिफिक प्लेट में। ठीक है, अब देखिए इसका जो लास्ट जो पार्ट है, ठीक है, लास्ट जो इसका प्लेट है वो कौन सा है, अंटार्कटिक प्लेट। कौन सा है, अंटार्कटिक प्लेट है। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि इसमें अंटार्कटिका और उसके आसपास के महासागर क्षेत्र शामिल है। ये जो प्लेट है ना उसमें से अंटार्कटिका और उसके आसपास के जितने महासागर है ना वो सारे क्षेत्र जो है ना इसमें शामिल है। कौन सा, अंटार्कटिक प्लेट में। तो यहां तक हम लोगों ने जो हमारे पृथ्वी के जो प्लेटों में विभाजित किया गया, बड़े छोटे जो प्लेटों में विभाजित किया गया है, वो प्लेटों के बारे में जान गए कि आखिर कौन सा प्लेट यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि आखिर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का विकास, कि आखिर जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया था उसका विकास किस प्रकार से हुआ, है ना। ये जो सिद्धांत था उसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि वर्ष 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। कहा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, तो वर्ष 1955 ईस्वी में जो है ना कनाडा के एक भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, जे टूजो विल्सन। कौन है, जे टूजो विल्सन। इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि वर्ष 1987 ईस्वी में 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पारकर पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 व्यक्ति थे 1967 में, मैकेंजी, मॉर्गन और इसके पारकर पूर्व के उपलब्ध विचार। ठीक है, इन लोगों को मिला करके जो है ना प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया। में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार से कौन सी बातें कही गई है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो बनाया गया उसके अनुसार से कौन सी बातें पे चर्चा किया गया है और कौन सा बात जो इसमें से कहा गया है, तो उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, उन्होंने कहा था यह एक ऐसा सिद्धांत है जो एक ही प्रक्रिया द्वारा ज्वालामुखी की उत्पत्ति, पर्वत निर्माण, भूकंप, समुद्र तल का प्रसार, कटक का निर्माण, गर्त का निर्माण, महाद्वीपीय विस्थापन, भूपटलीय संरचना आदि को स्पष्ट करता है। कहा गया ना कि यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें से इसने जो है ना जो वास्तविक बातें हैं उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से पर्वत का निर्माण होता है, किस प्रकार से भूकंप आता है, किस प्रकार से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, हर चीजों के बारे में जो है ना स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत में कहा गया। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत पृथ्वी के सतह के विशेषताओं और गति की व्याख्या करता है। प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत है ना वो पृथ्वी के सतह पे होने वाले गतिविधियों का जो है ना विशेषता को बताता है। कौन? प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि प्लेट विवर्तनिक ज्वालामुखी, भूकंप और पहाड़ों के निर्माण जैसी कई घटनाओं की व्याख्या करता है। प्लेट विवर्तनिक क्या करता है, तो हमारे वायुमंडल में मीन्स हमारे पृथ्वी पे जो ज्वालामुखी, भूकंप और पहाड़ों का निर्माण जैसी जो घटनाएं होती है ना उसका व्याख्या करता है। कौन? प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, जो पृथ्वी के भूमिगत संचलन का परिणाम है। जो पृथ्वी के भूमिगत संचलन मीन्स पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी पर अनेकों कार्य होते हैं। ठीक है, इसी का ये परिणाम है। ठीक है, आगे कहा गया कि पृथ्वी की सतह अस्थायी एवं परिवर्तनशील है। अगर हम लोग पृथ्वी के सतह की बात करें तो पृथ्वी के सतह जो है ना अस्थायी और परिवर्तनशील है। पृथ्वी की सतह हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, मान लीजिए आज हमारी सतह क्या है, बिल्कुल सपाट है। सपाट मतलब क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं कभी यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो क्या यहाँ का सतह एक जैसा रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। तो वही कहा गया है कि पृथ्वी के सतह जो है ना वो अस्थायी और परिवर्तनशील है। यहाँ पे हमेशा परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी के सतह पर होने वाले परिवर्तन के लिए अंतर्जात और बहिर्जात भू संचलन की जिम्मेदार माना जाता है। कहा गया पृथ्वी पे होने वाले जो परिवर्तन है, पृथ्वी के सतह पे जो होने वाले परिवर्तन है, ठीक है, उसके अंदर के भी कुछ कार्य होते हैं और बाहर के भी कुछ कार्य होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ अंदर का ही कार्य होता है। तो ठीक है, दोनों तरफ से बल लगता है तभी से वो क्या होता है, तभी वो कार्य होता है। आगे कहा गया कि सतह पर होने वाले इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, परंतु भू आकृतिक वैज्ञानिक के अंतर्जात भू संचलन द्वारा सतह पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध दिए गए सिद्धांतों में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, लेकिन कहा गया कि हमारे पृथ्वी के सतह पे जो गतिविधियां होती है, ये गतिविधियों को जानने के लिए जो है ना ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आए थे, लेकिन उन सिद्धांतों का कोई मान्यता ही नहीं था। वो सिद्धांत के बारे में मतलब कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, वो सिद्धांत के बारे में किससे जानते हैं, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से जो है ना लोग जो है इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं। हमारे भारत के मीन्स हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जो गतिविधियां होती है उसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में, किसके माध्यम से, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए बातें यहां पे आती है इसका निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि प्लेट विवर्तनिक पृथ्वी के भू वैज्ञानिक विज्ञान में एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिक जो है वो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक विज्ञान में जो है ना एक क्रांतिकारी सिद्धांत है, जो पृथ्वी के स्थलमंडल की संरचना और गतिशीलता को स्पष्ट करता है। जो क्या करता है, पृथ्वी के स्थलमंडल की संरचना के बारे में बताता है और इसके गतिशीलता के बारे में बताता है कि आखिर पृथ्वी के सतह पे, पृथ्वी के स्थलमंडल पे क्या क्या गतिविधियां होती है। कहा जाता है कि यह सिद्धांत समझाता है कि पृथ्वी की बाहरी परत कई कठोर प्लेटों में विभाजित है। कहा गया ना यह सिद्धांत हम लोगों को बताता है कि हमारा पृथ्वी का जो बाहरी परत है वो कई कठोर प्लेटों में विभाजित है। ये कई प्लेटों में विभाजित बटा हुआ है ना, जो अस्थिमंडल की अर्ध तरल परत पर तैरती है और इन प्लेटों की गति और पारस्परिक क्रियाएं विभिन्न भूवर्गीय घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत निर्माण के कारण बनती है। और यही कारण है, यही सब के कारण जो है ना क्या होता है,
भूकंप आता है, ज्वालामुखी विस्फोट आता है, पर्वत निर्माण का कारण ये सब बनता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये देखिए क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ है ना, पृथ्वी कैसे बना, उससे संबंधित जो है ना एक सिद्धांत दिया गया है, बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, इसका वर्णन करना है कि आखिर बिग बैंग का सिद्धांत जो है ना वो क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो ये पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें बिग का मतलब बड़ा होता है और बैंग का मतलब क्या होता है, विस्फोट होता है। मीन्स अगर कहा जाए तो बिग बैंग सिद्धांत में यही कहा गया है कि एक बड़ा सा विस्फोट के कारण क्या हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से लिखना है आपको, उत्तर में लिखना है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, देखिए बोला क्या है, ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। ब्रह्मांड का जन्म जो है ना, पृथ्वी का जन्म जो है कैसे हुआ था, एक महाविस्फोट के परिणाम के स्वरूप हुआ था। और इसी महाविस्फोट को क्या कहते हैं हम लोग, इसको महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं या तो बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग बैंग का सिद्धांत। कोई पूछेगा बिग बैंग का सिद्धांत किसको कहते हैं, तो बताइएगा कि ब्रह्मांड का जन्म जो है ना एक महाविस्फोट के साथ हुआ था। मीन्स महाविस्फोट के कारण जो है ना पृथ्वी का जन्म हुआ था, ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, इसीलिए इस विस्फोट को जो है महाविस्फोट सिद्धांत या तो बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ गए, ये तो इसका परिभाषा हो गया। ठीक है, अब हम लोग उसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए क्या करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। उसके साथ साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो जियोग्राफी का हो, मेजर जियोग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ठीक है, हिस्ट्री का हो, जिसका भी हो, सबका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग सारे बीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक बहुत ही रहस्यमय विषय है। अगर पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो इसमें से कोई ऐसा नहीं बता पाया, ठीक है, कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है, बता पाया क्या, नहीं। ठीक है, मीन्स ये जो है ना रहस्यमय विषय है। ठीक है, ये रहस्य में रहा हुआ है, गुप्त है, किसी को पता नहीं चला आज तक कि पृथ्वी का जन्म कहाँ से हुआ है। फिर बताया गया है कि पृथ्वी कब, कहां और कैसे उत्पन्न हुई, इसका सही उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। ठीक है, पृथ्वी का जन्म जो है ना कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका उत्तर जो है ना आज तक कोई भी दे पाया नहीं। मैं सीधा तरीके से हम लोग ये कह सकें, ठीक है, कि पृथ्वी का उत्पत्ति का आधार नहीं है। ठीक है, कि कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, है ना। फिर देखिए बोला गया है कि प्राचीन काल में धार्मिक परिकल्पनाओं द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए ज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। और क्या बोला गया है कि प्राचीन काल में जो धार्मिक कल्पना दिया गया है, धार्मिक परिकल्पना जो दिया गया, मीन्स धार्मिक बातों को जो कहा गया है कि ऐसे पृथ्वी का जन्म जो है विस्फोट के कारण हुआ है, तो वो बातों को जो है ना विज्ञान मानेगा क्या, विज्ञान ये सब बातों को मानता नहीं है। ठीक है, मीन्स धार्मिक बातों को विज्ञान कभी मानता नहीं है। उसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान भी इतनी उन्नति नहीं कर पाया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कोई संतोषजनक परिकल्पना प्रस्तुत कर सके। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए अगर बात करें हम लोग आधुनिक विज्ञान का, तो आधुनिक विज्ञान भी इतना उन्नति नहीं कर पाया ना कि वो पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में कोई संतोषजनक सेटिस्फाइड बातों को बता सके कि इसका पृथ्वी का जन्म जो है ना इस प्रकार से हुआ, और हम लोग क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। नहीं, ठीक है, मीन्स अगर बात करें ना तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना बताए हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन कोई भी जो है ना सेटिस्फाइंग जो है ना क्वाइट्स नहीं दिया इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है कि पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक सदस्य है। ठीक है, और उसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों से अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, और उसका उत्पत्ति जो है क्या, दूसरा ग्रह का उत्पत्ति होगा, इसका ग्रह इसका उत्पत्ति नहीं होगा। ठीक है, तो उसका उत्पत्ति जो है ना दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ सौरमंडल के उत्पत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, इसलिए विद्वानों ने क्या किया है कि पृथ्वी से उत्पत्ति जितना, मतलब सौरमंडल में जितना भी ग्रह है, ठीक है, जितना भी ग्रह है उसको भी इसके साथ में जोड़ने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ होगा, इस प्रकार से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ होगा। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत, आखिर बिग बैंग सिद्धांत में क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए बोला, इसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी बोला जाता है। देखिए बोला गया है कि जॉर्ज हेनरी लेमेस्त्रे एक बेल्जियम कैथोलिक पुजारी खगोलविद ने
1927 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। मीन्स पूछेगा आपको कि बिग बैंग सिद्धांत जो है ना वो किसने दिया था, तो किसने दिया था? जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने, ठीक है, जो कहा के थे बेल्जियम के एक कैथोलिक पुजारी थे, है ना। और ये कब दिए थे? तो 1927 में जो है ना ये सिद्धांत प्रस्तावित किए थे। अब इसमें क्या कहा गया है कि माना जाता है कि लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व ना तो समय का अस्तित्व था और ना ही ये विशाल ब्रह्मांड। मीन्स ऐसा बोले हैं कि 14 अरब वर्ष पहले, 14 अरब वर्ष पहले ना तो कोई समय का अस्तित्व था, ना समय था उस समय, और ना ही ये विशाल ब्रह्मांड था। कब? 14 अरब साल पहले, ठीक है। ये एक अत्यंत सघन एवं अत्यंत गर्म पिंड के रूप में था, ठीक है। उस समय ब्रह्मांड नहीं था, वो क्या था? एक अत्यंत गर्म पिंड के रूप में था वो, ठीक है। सघन और गर्म पिंड के रूप में था। ऐसे बैलून होता है ना, बलून कैसे होता है? ठोस, ठीक है, वैसे। और जब लोग फोड़ते हैं तो वो कैसे फैल जाता है ना। तो वैसे ही ये क्या था? एक गर्म पिंड के जैसा था, मतलब एक पिंड के जैसा था, ठीक है, एक बलून के जैसा था वो। फिर बोला गया है कि बिग बैंग अवधारणा में माना गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक अत्यंत सघन एवं अत्यंत गर्म पिंड से 13.8 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के कारण हुआ, ठीक है। अब देखिए बिग बैंग का जो अवधारणा है उसमें कहा गया है कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना वो एक अत्यंत सघन एवं अत्यंत गर्म पिंड से, वो जो बलून के जैसा पिंड बताया गया था, उससे 13.8 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के कारण हुआ। मीन्स वो जो गर्म पिंड था उसमें विस्फोट के कारण जो है ना ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ऐसा कहा गया, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद कहा गया है कि इस पिंड में विस्फोट होने के बाद, इस पिंड में जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद जो है ना उसके टुकड़े जो है दूर दूर तक फैल गए। उसके टुकड़े जो है क्या हो गए? दूर दूर तक फैल गए। जैसे बम फटता है, कैसे होता है? बम फटता है दूर दूर तक चिथड़े उड़ जाते हैं ना, तो वैसे ही जब यहाँ पे विस्फोट हुआ ना तो विस्फोट के कारण क्या हुआ? इसके चिथड़े जो है ना अलग अलग जगह पे फैल गए, ठीक है। और अभी भी जो है ना वो एक दूसरे से दूर ही जाते रहे हैं, ठीक है। वो कभी नजदीक आ रहे हैं क्या? नहीं, वो एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड जो है ना अभी भी क्या है? फैल रहा है। ब्रह्मांड जो है अभी भी फैल रहा है, ठीक है। ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार से कहा गया, ठीक है। अब देखिए फिर से जो बिग बैंग थ्योरी है, अब इसको हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। ये तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया था, अब हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं कि आखिर बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए बताया गया है कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.7 अरब पूर्व ब्रह्मांड के समस्त द्रव्यमान एवं ऊर्जा का एक बिंदु के रूप में स्थित थी। देखिए अगर बात करें बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से, तो ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड जो है वो 13.7 अरब पूर्व एक गोले के रूप में था, एक गोले के रूप में था, ठीक है। अत्यधिक दबाव के कारण एक महाविस्फोट हुआ और उसमें क्या हुआ? एक अत्यधिक दबाव जब पड़ा ना, वो गोले पे जब अत्यधिक दबाव पड़ा तो वो क्या हो गया? विस्फोट हुआ। उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और वो विस्फोट के कारण क्या हुआ? ब्रह्मांड मतलब ये उसका जो ऊर्जा जो था, वो गोले का जो ऊर्जा था वो ब्रह्मांड के चारों ओर फैल गया, ब्रह्मांड में चारों ओर फैलने लगा, ठीक है। अब देखिए बताया जाता है कि बिग बैंग के पहले सेकंड में ब्रह्मांड का तापमान जो है ना लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब जिस समय ये बिग बैंग हुआ था उस समय पहले सेकंड में जो है ना ब्रह्मांड का तापमान जो था वो क्या था? लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस था। इतने अधिक तापमान में किसी पदार्थ का बनना संभव नहीं था। इतना अधिक तापमान था उस समय कि उस समय किसी पदार्थ का बनना संभव नहीं था। इसलिए जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो था उसमें मुक्त अवस्था में थे। उस समय मतलब कोई पदार्थ बन सकता था क्या? नहीं बन सकता था, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मांड का निर्माण क्या, कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? देखिए बताया जाता है कि बिग बैंग के तकरीबन 3,80,000 वर्ष बाद, 3,80,000 वर्ष बाद तापमान के कम होने के उपरांत, जब वहां का तापमान कम हुआ, विस्फोट हुआ तो वो तो गर्म था, ठीक है। और जब वहां पे वो ठंडा हुआ, ठीक है, अब ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन तथा हीलियम का निर्माण हुआ। उससे क्या हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ जो हल्का था, ठीक है। धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होता गया तथा हल्के तत्वों से भारी तत्व बनने शुरू हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ? धीरे धीरे जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ ना तो उससे क्या हुआ? हल्के तत्व पहले बने थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? भारी तत्व भी बनने चालू हो गए। ब्रह्मांड में मौजूद गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आती गई, ठीक है। ब्रह्मांड में जितने भी गैस थे ना वो क्या हुए? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ना वो पास आते गए,
क्या होते गए, पास आते गए, जिससे क्या हुआ, तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। जिससे क्या हुआ, तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, ये पिक में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गोले के जैसा था ये, ठीक है, गोले से जब विस्फोट हुआ तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, फैल गया। अब फैल गया, देखिए फैलते गया, अब इस तरह से ये पूरा फैल गया। अब यहाँ पे देखिए आकाशगंगा का पूरा निर्माण हो गया, ये देखिए तारे वगैरह सब बन गए, है ना। फिर देखिए आगे कहा जाता है कि लगभग 4.5 अरब साल पूर्व हमारी आकाशगंगा में मौजूद एक तारे में विस्फोट हुआ। अब क्या हुआ कि लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा जो है ना, उसमें मौजूद एक तारे में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। मीन्स हमारे आकाशगंगा के एक तारे में क्या हो गया, विस्फोट हो गया, और इससे निकली धूल तथा गैसों के बादल पूरी आकाशगंगा में छा गए। ठीक है, और इससे जो धूल निकला, किससे, ये तारा से जो धूल निकला और जो गैस निकला ना, वो धूल और तारा, वो गैस जो है वो क्या हो गया, पूरे बादल में जो है ना छा गए, में पूरा आकाशगंगा में छा गए। ठीक है, बोला गया है कि धूल तथा गैसों के यह विशालकाय बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होने लगे। ठीक है, और धूल और गैसों का यह जो विशालकाय बादल जो था, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होने लगा, इकट्ठा होने लगा, एक जगह जो है ना जमा होने लगा, तथा अपने केंद्र के चारों ओर किसी डिस्क के रूप में परिक्रमा करने लगा। ठीक है, और वो क्या करने लगा, एक केंद्र मतलब एक बिंदु के मतलब एक बिंदु का क्या करने लगा, वो चक्कर लगाने लगा, केंद्र का जो है ना वो क्या करने लगा, परिक्रमा करने लगा, उसके चारों ओर घूमने लगा। अब देखिए बोला गया है कि केंद्र का तापमान अत्यधिक हो जाने के कारण उसने एक तारे का रूप ले लिया। ठीक है, जब केंद्र का तापमान जो वो बिंदु जो था उसका तापमान जब अधिक हो गया ना, तो वो क्या किया, एक तारे का रूप ले लिया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। जिससे क्या हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। और हम लोग सब जानते हैं सूर्य जो है ना वो क्या मतलब सूर्य का जो है सारे ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र के चारों ओर घूम रहे धूल तथा गैसों के बादल अन्य नेबुला से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जितने भी उसके चारों ओर जो घूम रहे थे, मीन्स सूर्य के चारों ओर जो घूम रहे थे धूल और कण और गैस, उससे क्या हुआ, अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, उसमें पृथ्वी भी शामिल था। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चला कि बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब देखिए बताया जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, कि बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में लोग क्या कहते हैं। तो देखिए बताया गया है कि इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का आरंभ था, कि इस सिद्धांत के अनुसार से यह कहा गया है कि ब्रह्मांड का क्या था, एक निर्माण किया गया था, आरंभ हुआ था विस्फोट के साथ में। ठीक है, फिर देखिए बोला गया है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है, आकाशगंगाएं जो है वो क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है, और ब्रह्मांड का आकार जो है ना वो बढ़ रहा है, और ब्रह्मांड का आकार जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा में क्या बोला गया कि यह इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत गर्म था। और ये जो परिकल्पना किया गया बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार से, उसमें कहा गया कि ब्रह्मांड जो था ना उस समय क्या था, अत्यंत गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म था पहले। ठीक है, फिर बोला गया है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्के पदार्थ की उपस्थिति सिद्धांत के पक्ष में है। ठीक है, और ये सिद्धांत के अनुसार से कहा गया है कि ब्रह्मांड में जो ना उसमें हल्के तत्व बने थे, हल्के पदार्थ बने थे, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये सब बातें जो है ना इसके पक्ष में कहा गया है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था, इसके पक्ष में ये सब बातें लिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, है ना। और इससे क्वेश्चन है, भूकंप क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, भूकंप क्या है, इसके कारण एवं प्रभावों का वर्णन करें। देखिए जब से आप पैदा लिए होंगे, ठीक है, भूकंप का झटका कभी न कभी महसूस किए होंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर भूकंप कैसे आता है, भूकंप किसको कहते हैं, उसके साथ साथ इसके कारण क्या है और क्या क्या प्रभाव जो है ना भूकंप के कारण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भूकंप के बारे में। किसके बारे में, भूकंप के बारे में। और हम लोग को लिखना भी इसी प्रकार से। देखिए अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, होता है भूमि का कांपना, मीन्स भूमि जो कपता है ना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट करना हम लोगों को कि भूकंप का शाब्दिक अर्थ भूमि का कंपन है। भूमि का कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। बताया गया है कि जिसका तात्पर्य भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल होता है। ठीक है, भूमि का कंपन का मतलब क्या होता है कि भूमि के भीतर मीन्स जमीन के नीचे जो है होने वाला कंपन या हलचल को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है,
देखिए आगे क्या बताया गया है कि पृथ्वी के सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। होता क्या है कि पृथ्वी की सतह पर अचानक से तेज हलचल होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा जो है ना वो बाहर निकलती है, और जब आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है ना तो उससे किसका निर्माण होता है? भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। किसका? भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। और भूकंपीय तरंगों का निर्माण के कारण जो है ना पृथ्वी की अवस्था जो है वो परिवर्तन होते रहती है। क्या होता है? पृथ्वी की अवस्था जो है वो परिवर्तन होने लगता है, और इस परिवर्तन के कारण ही क्या कहलाता है? भूकंप आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक पता चल गया कि भूकंप किसको कहते हैं। अब देखिए बताया क्या है कि अब ये भूकंप जो है ना वो छोटे या विशाल दोनों रूपों में हो सकता है। मीन्स भूकंप छोटा भी हो सकता है, हल्का सा भी आ सकता है, और तेज भी आ सकता है। ठीक है, बताया गया है कि भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को जो है ना वो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र जो होता है ना उससे मापा जाता है। इसके अलावे जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, मीन्स देखिए भूकंपीय तरंगों को जो है ना सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, उसके साथ साथ भूकंप की तीव्रता को जो है किससे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि भूकंप की तीव्रता को कैसे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है। फिर पूछेगा कि भूकंप की तरंगों को कैसे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वहाँ पे भूमिका में लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको भूमिका में लिखना है, और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिलने वाला है व्हाट्सअप ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो मेजर जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, सबका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं कि भूकंप के प्रकार, आखिर जो है ना भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? भूकंप जो है ना नॉर्मली 2 टाइप का होता है। ठीक है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। 2 प्रकार का भूकंप होता है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। मीन्स प्राकृतिक के कारणों के कारण भी जो है भूकंप आता है, उसके साथ साथ मानव के कारण भी क्या होता है? भूकंप आता है। तो चलिए जानते हैं प्राकृतिक के कारण कैसे भूकंप आता है, उसके साथ साथ मानव के कारण कैसे भूकंप आता है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक कारण का, तो बताया गया है कि ये वे घटना या तो आपदा होती है जो प्राकृतिक के वजह से होती है। मीन्स प्राकृतिक भूकंप जो आता है वो ऐसे घटना होती है जो किसके कारण आता है? प्राकृतिक के वजह से आता है। इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, इसमें जो है मनुष्यों का कोई हाथ नहीं होता है। बताया गया है कि ऐसी घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है। ऐसी घटना जो है ना वो कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। इसको रोकना जो है वो मुश्किल है। भूकंप को रोकना क्या? प्राकृतिक भूकंप को रोकना मुश्किल है। बताया गया है कि धरती के नीचे उत्पन्न तनाव और ऊर्जा विस्फोट से हलचल उत्पन्न होने से क्या होता है? भूकंप का निर्माण होता है। मीन्स क्या होता है कि धरती के नीचे जो है ना तनाव और ऊर्जा का विस्फोट जब होता है ना तो उससे क्या होता है? भूकंप का निर्माण होता है। क्या होता है? भूकंप का निर्माण होता है। आप कभी फील किए होंगे कि धरती कांप रहा है, मीन्स हिल डुल रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, आगे बताया गया कि यदि इसकी गति अधिक रही तो भूमि के विस्तृत क्षेत्र में तबाही का खतरा बन जाता है। मीन्स बोला गया है कि अगर इसका गति जो है ना, भूकंप का गति अगर तेज रहा ना तो क्या होता है? भूमि पलट भी सकता है। भूमि पलटना मतलब भूमि फट भी सकता है। ठीक है, मीन्स सब कुछ तहस नहस ये कर देगा, तबाही कर देगा। ठीक है, तो ये जो है इसका प्राकृतिक कारण था। अब थोड़ा सा मानवीय कारण जान लेते हैं। देखिए बताया गया है कि मनुष्यों की गलती की वजह से भी भूकंप आते हैं। मनुष्यों की गलती की वजह से भी क्या होता है? भूकंप का निर्माण होता है। जैसे कि विशाल बांधों का निर्माण मनुष्य क्या करते हैं? विशाल विशाल बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं। पानी के लिए अधिक जमीन की खुदाई करते हैं। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों या तो तरल पदार्थ का भरना या तो निकालना। फिर नाभिकीय विस्फोट जो होता है ना उसके कारण भी क्या होता है? भूकंप का निर्माण होता है। उसके साथ साथ बताया गया कि कारखानों का निर्माण करते हैं। और ये सब जो निर्माण होता है ना, यही सब के निर्माण से क्या होता है? भूकंप को बढ़ाया जा रहा है। ये सब निर्माण करके जो है ना भूकंप को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि इन कामों को बंद करके, अगर हम लोग ये काम को बंद करते हैं ना तो ये काम को बंद करके जो हम लोग मानवीय भूकंप को जो है ना वो क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए कि प्राकृतिक कारण क्या है इसका। ठीक है, और मानवीय कारण क्या है। मीन्स प्राकृतिक भूकंप क्या है और मानवीय भूकंप क्या है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि भूकंप के प्रमुख कारण कि आखिर भूकंप कैसे आते हैं, क्या कारण है भूकंप आने का। ठीक है, तो लिखना आपको इस प्रकार से, भूकंप के प्रमुख कारण निम्नलिखित है।
भूकंप के प्रमुख कारण जो है ना वो क्या है, निम्नलिखित है, जिसमें से पहला आपको कारण है ज्वालामुखी का विस्फोट। भूकंप आने का पहला कारण क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट। देखिए क्या कहा गया है कि भूकंप होने का एक कारण ज्वालामुखी का विस्फोट होना है। भूकंप आने का जो है ना एक सबसे बड़ा कारण क्या है, ज्वालामुखी का विस्फोट होना है। क्योंकि देखिए बताया गया है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका प्रभाव जो है ना दूर दूर के क्षेत्रों तक फैल जाता है। क्या बोला गया है कि जब ज्वालामुखी फटता है ना तो उसका प्रभाव जो है ना दूर दूर तक फैल जाता है। आगे बताया गया है कि विस्फोट के नज़दीकी क्षेत्रों में, विस्फोट का नज़दीकी क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादा हलचल होता है। जहाँ पर विस्फोट होता है ना उसके नज़दीकी क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादा हलचल होता है, जो भूकंप का रूप ले लेता है। जो क्या करता है, भूकंप का रूप ले लेता था। दूर के क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम दिखाई देता है, और दूर के क्षेत्र में जो है ना इसका प्रभाव जो है वो कम दिखाई देता है। ठीक है, कभी कभी आप फील किए होंगे, एक नदी होता है, नदी में जब आप पत्थर फेंकते हैं ना, ठीक है, तो नदी का जो जहाँ पे पत्थर फेंकते हैं वो केंद्र में जो है ना, केंद्र से लेकर के हल्का हल्का दूरी पे जो है ना वो ज़्यादा प्रभाव डालता है। उसके साथ जैसे जैसे दूर जाता है ना वो, ठीक है, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो वही यहाँ बोला गया है कि जहाँ पे ये उठता है, मीन्स जहाँ पे भूकंप उठता है ना वहाँ पे इसका प्रभाव जो है बहुत तेज रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये दूर जाता है इसका प्रभाव कम होने लगता है। अब देखिए दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है भूमि का असंतुलन। दूसरा कारण क्या है, भूमि का असंतुलन, मीन्स भूमि पे संतुलन ना बनना ही क्या है, भूकंप का कारण है। देखिए बोला गया है कि धरती पर विभिन्न प्रकार की परत पाई जाती है। धरती पे जो है ना विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। इन परतों के असंतुलन होने से भूकंप का खतरा बन जाता है, और यही परतों का जो है इसमें जब असंतुलन हो जाता है ना तो ये भूकंप का कारण बनता है। देखिए कहा गया है कि भूमि की ऊपरी सतह और निचली सतह अलग अलग होती है। भूमि का जो ऊपरी सतह जो होता है और निचली सतह जो होता है ना वो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, यदि इनका किसी क्षेत्र में या दोनों में से किसी एक का संतुलन खराब होने से भूमि का कटाव हो जाता है तो इससे क्या होता है, भूकंप होता है। और बोला गया है कि यदि इनमें से किसी एक का, मीन्स ऊपरी सतह का या तो निचली सतह का संतुलन अगर खराब हो जाएगा ना, और इससे अगर भूमि का कटाव हो जाएगा तो इससे क्या होगा, भूकंप का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा कारण। अब लोग तीसरा कारण जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए तीसरा कारण में बताया गया है कि जलीय भार। क्या है, जलीय भार। अब जलीय भार भूकंप का कारण कैसे बनता है, देखिए बताया गया है कि नदियों पर बांध बना करके बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, नदियों पर जो है बांध बना करके बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करते हैं, मीन्स डैम का निर्माण करते हैं, है ना। और जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण जल चट्टानों में अपना प्रभाव डालने लगता है। ठीक है, और जब जलाशयों में मीन्स डैमों में जो है ना पानी अधिक हो जाता है तो जल क्या करता है, चट्टानों पे जो है अपना प्रभाव डालने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, चट्टान जो है ना, चट्टान में दबाव जो है ना बढ़ जाता है, और चट्टान में जब दबाव बढ़ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, वो परिवर्तन होने लगता है। और ये परिवर्तन से जो है ना वो क्या होता है, भूमि में हलचल होने लगता है। ये परिवर्तन से क्या होता है, भूमि में हलचल होने लगता है, जिससे तीव्र भूकंप की संभावनाएं होने लगती है। ठीक है, मीन्स क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब वो डैम में पानी अधिक हो जाता है ना तो वो क्या करता है, नीचे अपना प्रभाव डालता है, मीन्स पत्थरों पे जो ना अपना प्रभाव डालता है। जब पूरा प्रेशर जो है पत्थर पे डालता है ना तो वो क्या करता है, उससे वहाँ पे मतलब भूमि में हलचल पैदा होने लगता है, और वही हलचल को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। फिर देखिए चौथा जो कारण है, गैसों का फैलाव। चौथा कारण क्या है, गैसों का फैलाव। देखिए बोला गया है कि भूमि के नीचे गैसों का फैलाव अधिक होने से भूकंप का अनुभव हो रहा है। ठीक है, भूमि के नीचे जो है ना गैसों का फैलाव होने से क्या हो रहा है, भूकंप का अनुभव हो रहा है, इससे भी भूकंप आ रहा है। बोला गया है कि भूमि के नीचे अधिक ताप और वाष्प दोनों मिलने से आयतन में वृद्धि होती है। भूमि के नीचे जो है ना अधिक ताप और वाष्प दोनों मिलने से क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है, और जब दाब बढ़ने से जो है ना वो क्या होता है, ऊपर की ओर गतिशील होती है। ठीक है, और जब दाब वहाँ पे बढ़ता है तो वो क्या होता है, ऊपर की ओर गतिशील होते हैं। आप देखे होंगे जब आप खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते होंगे तो वो जो गैस होता है उससे जो निकलता है, वाष्प जो निकलता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। मीन्स जब हल्का हो जाता है ना वो तो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो वही बोला गया है कि भूमि के नीचे अधिक ताप वाष्प दोनों मिलने से क्या होता है, आयतन में वृद्धि होता है। ठीक है, जब भूमि के नीचे ताप और वाष्प जो है ना जब मिल जाता है ना तो वो क्या होता है, उसका आयतन वृद्धि हो जाता है, और दाब जब बढ़ता है ना तो वो ऊपर उठने का प्रयास करता है, ऊपर उठने का प्रयास करता है। और यही जब ऊपर उठने का प्रयास करता है तो इससे ही क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है, इससे ही क्या होता है, भूकंप आता है। अब देखिए इसका जो पांचवा कारण है, भूमि का सिकुड़ना।
पांचवा कारण क्या है? भूमि का सिकुड़ना। देखिए बोला गया है कि भूमि पर अलग अलग तरह से निर्माण कार्य, उत्खनन, कटाव जैसी कामों को किया जा रहा है। ठीक है, भूमि पे क्या हो रहा है कि अलग अलग निर्माण कार्य किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है और उत्खनन किया जा रहा है, जैसे उसके साथ साथ निर्माण कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या होता है, धरती की विभिन्न परतों में परिवर्तन हुआ है। जिससे क्या हुआ है कि धरती के विभिन्न परतों में क्या हुआ है, काफी परिवर्तन हुआ है, और जिसकी वजह से भूमि के नीचे कंपन शुरू होता है। इसी की वजह से क्या होता है, भूमि के नीचे जो है ना कंपन शुरू होता है, और यही कंपन को जो है भूकंप के नाम से जानते हैं। देखिए बोला गया है कि और यही कंपन जो है ना भूमि के ऊपरी सतह में फैल जाता है, जिसको हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पांचवा कारण आपका कंप्लीट हो गया भूकंप आने का। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि भूकंप क्या होता है। ठीक है, भूकंप कैसे आता है। अब हम लोग समझते हैं कि भूकंप से बचने के उपाय, कि कैसे हम लोग भूकंप से बच सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे इस चैनल पे मिलने वाले हैं, और मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, वही क्वेश्चन मैं क्या करूँगा इस पर से बनाऊँगा फिर। ठीक है, अब देखिए बात आता है कि भूकंप से बचने के उपाय, कि आखिर भूकंप से हम लोग कैसे बचेंगे, है ना। तो बोला गया है कि भूकंप आने पर क्या करें क्या ना करें। भूकंप जब आता है तो उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का ध्यान में रखना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में मैंने किया है, ताकि अगर भूकंप आए तो आप कैसे सावधानी बरत सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम देखिए बोला गया है कि यदि आप घर या ऑफिस में हो, अगर आप घर में होंगे या तो ऑफिस में होंगे तो वहाँ से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, मीन्स खुले स्थान में चले जाए। ठीक है, बोला गया है कि किसी ऐसे जगह पे चले जाए जो खाली जगह हो। ठीक है, मीन्स ऐसे जगह पे चला जाना है जो क्या हो जाएगा, मतलब जो वैसा जगह जो खाली हो पूरा। ठीक है, बोला गया है कि खुली जगह पर पेड़, बड़ी बिल्डिंग, पोल आदि से दूरी बनाए रखें। मीन्स जहाँ पे आप खुली जगह पे हो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे पेड़ नहीं होना चाहिए, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, पोल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ऐसा जगह पे जाना है आपको जो फील्ड वगैरह होता है ना पूरा खाली, जहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं होते, वैसी जगह पे आपको क्या करना है, चले जाना है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट बोला गया है कि बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें। मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप लिफ्ट कहीं जा रहे हैं तो आपको लिफ्ट का प्रयोग करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि भूकंप की स्थिति में जो है ना लिफ्ट में झटका बहुत तेज लगता है। ठीक है, तो लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों से नीचे उतरें। किससे, सीढ़ियों से नीचे उतरना है। ठीक है, फिर तीसरा बताया गया है कि सबसे पहले घर के बच्चों और बूढ़ों को बाहर निकालें। अगर बच्चे और बूढ़े जो है ना घर में हैं तो उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप घबराइएगा उतना काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो घबराने से समस्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, सावधानी से काम करना है। फिर देखिए अगला पॉइंट में बोला गया है कि भूकंप के समय जितना हो सके उतना सुरक्षित रहें। अगर भूकंप आता है ना तो उस समय क्या हो रहा है, जितना आपसे हो सके उतना आप क्या रहें, सुरक्षित रहें। यदि आप किसी वाहन के अंदर हैं तो रुक जाए, और ध्यान रखें कि किसी खंबे, पेड़, बिल्डिंग से दूरी बनाए रखें। मान लीजिए अगर बोला गया है कि अगर आप कोई वाहन के अंदर है, कोई गाड़ी के अंदर है ना, तो आपको क्या करना है, रुक जाना है, और ऐसे स्थान पे चले जाना है जहाँ पे कोई खंभा ना हो, पेड़ ना हो, बिल्डिंग ना हो, मीन्स खुले स्थान में चला जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला गया है कि यदि आप घर के अंदर हैं, बाहर नहीं आ सकते, ऐसी स्थिति में क्या करना है, मान लीजिए आप घर में है, ठीक है, फंस गए हैं, अब बाहर नहीं आ सकते, तो क्या करना है, तो आपको जो है ना क्या क्या करना है, लकड़ी का टेबल के नीचे बैठ जाना है। ठीक है, लकड़ी के बेड़ के नीचे जो है ना आपको चले जाना है। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं अपने आप को भूकंप से। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि समय समय पर घर की पुनः मरम्मत करवाते रहे। ठीक है, घर का क्या करना है, समय समय पर मरम्मत करवाते रहना है, जिससे घर अधिक सुरक्षित रहेगा। ठीक है, जिससे क्या रहेगा, घर जो है ना अधिक सुरक्षित रहेगा, और भूकंप का खतरा जो है इससे नहीं बनेगा। बोला गया है कि घरों का निर्माण ऐसे किया जाए जिससे घर भूकंप के झटकों को सहन कर सके। और घर का निर्माण जो है ना इस प्रकार से करना चाहिए ताकि घर जो है भूकंप का झटका महसूस कर सके। ठीक है, महसूस मतलब उसका झटका जो है ना सहन कर सके। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भूकंप आए और वो गिर जाए। ठीक है, मजबूती से बनाना है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, भूकंप से बचाव कर सकते हैं, अपने आप को जो है ना भूकंप से बचा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन होने वाला है कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखें। क्वेश्चन क्या होने वाला है कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखें। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एक सवाल उठता है कि आखिर पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक है क्या। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बड़े ही इजी लैंग्वेज में बता देना चाहता हूं दोस्तों कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक का मतलब होता है कि पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर के अब तक पृथ्वी पे जो हलचल हुई है ना, उसको मापने का, ठीक है, उसको जानने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक समय मापक कहते हैं। क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक समय मापक कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर भू की बात करें तो भू का मतलब क्या होता है, भूमि, और भूमि से हम लोग जान सकते हैं पृथ्वी, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है ना हजारों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ है। हमारे पृथ्वी जो है हजारों करोड़ों वर्ष क्या हुआ पहले बन चुका था। और हमारे पृथ्वी पे जो है ना, हमारे पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद से जो है पृथ्वी पे कई सारे हलचलें हुई है, ठीक है। पृथ्वी पे कई सारे गतिविधियां हुई है, और ये गतिविधियों को जानने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक समय मापक कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर के अभी तक पृथ्वी पे जो हलचल हुई है, जो गतिविधियां हुई है, उसको जानने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया है, एक मापक का निर्माण किया है। उसी को हम लोग पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग शॉर्ट में समझ गए कि आखिर भूवैज्ञानिक समय मापक क्या था। अब आपको लिखना कैसे है वो समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पेज बनाना परिभाषा का, किसका, परिभाषा का पेज बनाना। और लिखना इस प्रकार से है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से करीब 450 वर्ष करोड़ पूर्व हो चुका है। अगर हमारे पृथ्वी के निर्माण की बात करें तो हमारे पृथ्वी का निर्माण जो है ना दोस्तों 450 करोड़ वर्ष पहले हो चुका था। किसका, पृथ्वी का निर्माण। और तब से लेकर के अब तक के इतिहास में पृथ्वी पर अनेकों कर्मिक परिवर्तन हुए हैं। और तब से लेकर के अभी तक की बात करना तो हमारे पृथ्वी पे कई सारे परिवर्तन हुए हैं, है ना। और इन कर्मिक परिवर्तन के समय युक्त अध्ययन को भूवैज्ञानिक समय मापक कहते हैं। और यही कर्मिक परिवर्तन को, मीन्स कर्म यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसको एक एक करके जानना ही क्या कहलाता है, भूवैज्ञानिक समय मापक कहलाता है। क्या कहलाता है, भूवैज्ञानिक समय मापक कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के इतिहास की घटनाओं का कालक्रम भूवैज्ञानिक समय सारणी कहलाता है। पृथ्वी पे जो घटनाएं हुई है उसके इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। आप इस प्रकार से परिभाषा में लिख दीजिएगा उसका। अब बात यहां पे आती है कि इस मापक्रम के अनुसार से, ये जो मापक्रम निकाला गया था उसके अनुसार से कहा गया है कि पृथ्वी की आयु जो है ना लगभग 46 लाख वर्ष है। हमारे पृथ्वी की आयु की अगर बात करें तो कितना है, 46 लाख वर्ष जो है ना हमारे पृथ्वी की आयु है। और कहा जाता है कि पृथ्वी की इस कुल जीवन अवधि को भूवैज्ञानिक समय कहते हैं। और पृथ्वी का ये जो कुल समय है, कुल जो अवधि है ना, ये अवधि को, जीवन अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक समय कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में जियोलॉजिकल टाइम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम इसको कहते हैं। और कहा गया ना कि हमारे पृथ्वी के कालक्रम को जानने के लिए जो है ना इसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में, जिसको यहाँ पे कहा गया है इसे 4 महाकल्पों में, मीन्स युग होता है ना, युग, ठीक है। तो महाकल्प का मतलब क्या होता है, युग, इरा, है ना। तो इसको जो है ना 4 महाकल्पों में बांटा गया, 4 युगों में बांटा गया। हमारे पृथ्वी के जानकारियों को जानने के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग इसके 4 भागों को करके समझते हैं कि आखिर हमारे पृथ्वी में किस प्रकार के हलचलें हुई थी, ठीक है, और कैसी हलचलें हुई थी। तो देखिए पहला इसमें से जो है, पहला जो आपका महाकल्प है वो कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन काल है, ठीक है, आपका ये हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं क्रिप्टोजोइक महाकाल। क्या कह सकते हैं, क्रिप्टोजोइक महाकल्प, ठीक है। महाकल्प का मतलब यही समझिएगा, क्या, युग, है ना। तो क्रिप्टोजोइक युग कह सकते हैं इसको। फिर दूसरा है पेलिओजोइक इरा महाकल्प, है ना। तीसरा आपका मीसोजोइक महाकल्प, क्या है, मीसोजोइक महाकल्प। चौथा आपका है सीनोजोइक महाकल्प। चौथा क्या है, सीनोजोइक महाकल्प, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने इसके पार्ट को जान लिया कि इसको 4 भागों में जो बांटा गया उसको हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि एक एक करके इसको हम जानेंगे कि आखिर प्रीबैंगियन काल क्या है ना, इसमें से किस प्रकार की गतिविधियां हुई थी, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे बातें आती है प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है, या तो क्रिप्टोजोइक महाकल्प के बारे में, ठीक है। तो देखिए कहा गया है कि आर्कोजोइक महाकल्प तथा प्रोटोजोइक महाकल्प जो है ना, दोनों सम्मिलित रूप से इसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोजोइक महाकल्प कहा जाता है। मीन्स ये जो है और ये जो है इसको दोनों मिला करके क्या कहा जाता है, इसको क्रिप्टोजोइक महाकल्प कहा जाता है, या तो प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे कहा गया है कि इस काल में जो है ना पृथ्वी के कुल काल का लगभग 87% प्री कैम्ब्रियन काल का है, ठीक है। मीन्स कहा गया है कि पृथ्वी का जो जीवन सारणी होता है ना, उसका 87% जो है इसी काल में मौजूद था। कौन से काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में मौजूद था, ठीक है। आगे कहा गया है कि यह काल जो है ना 46 लाख वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। ये जो काल है इसका आरंभ जो है ना वो 46 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें सौर मंडल और पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई थी। और इसी काल में जो है ना सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। कोई पूछेगा आपको ऐसा कौन सा काल था जिसमें से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी, तो बताना पड़ेगा प्री कैम्ब्रियन काल में जो है ना पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और सौर मंडल का भी उत्पत्ति हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट कहा गया इसमें पॉइंट कि पृथ्वी पर प्रथम चट्टानों की उपस्थिति की विशेषता है, ठीक है। और इसी काल में हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी पे क्या आए थे, चट्टानों के अवशेष मिले थे। और इसी में कहा गया है कि इसमें प्रथम जीवित कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। इसमें जो है ना प्रथम जीवित कोशिका जो होता है ना उसका भी उत्पत्ति देखने को मिला था। कौन से काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है इसी के साथ साथ इसमें बताया जाता है कि वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति भी इसकी विशेषता है। इस काल में जो है ना वातावरण में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन भी मिला था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो क्या था काल है, प्री कैम्ब्रियन जो काल है, ठीक है, इसमें से हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है, प्रथम जीवित कोशिका का निर्माण हुआ और यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन का भी निर्माण हुआ था। कौन से काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो इसका पार्ट है वो है पैलियोजोइक महाकल्प। क्या है, पैलियोजोइक महाकल्प, ठीक है। अब देखिए ये काल में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि इसे प्राचीन जीवन का उद्भव स्थान भी कहते हैं। इस काल को जो है ना प्राचीन जीवन का उद्भव स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचीन जीवन का जो है ना उद्भव स्थान कहते हैं, ठीक है। बताया गया इस महाकल्प को 6 भागों में विभाजित किया गया। ये जो महाकल्प है ना इसको 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया, ठीक है। इसका 6 भाग कौन सा है, तो पहला है कैम्ब्रियन काल, दूसरा है आर्डोविक्सियन काल, ठीक है, तीसरा है सिल्यूरियन काल कल्प, फिर डिवोनियन कल्प, ठीक है, पांचवा है कार्बोनिफेरस कल्प, फिर है परमिनियन कल्प, ठीक है। ये जो है ना ये कल्प है जिसको पैलियोजोइक महाकल्प में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत में कहा गया है, ठीक है, इसके अंतर्गत में हम लोग जानते हैं कि करके इसको समझते हैं कि कैम्ब्रियन काल क्या था, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि कैम्ब्रियन कल्प में जो है ना कहा गया है कि यह कल्प की उपस्थिति जो है वो 5000 से 6000 लाख पूर्व का कल्प है। ये जो काल है वो कब से कब तक का है, 5000 से 6 लाख वर्ष पूर्व का ये काल है। कहा गया है इस कल्प में, कल्प जहां आएगा ना उसको काल समझ लीजिएगा आप, ठीक है। कहा गया इस कल्प में कैम्ब्रियन हलचल हुई जिसके परिणाम स्वरूप विंध्य पर्वत यूएसए की कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। इसमें क्या हुआ था, हलचलें हुई थी, इस पृथ्वी पे हलचल हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी पे जो है विंध्य पर्वत और यूएसए में जो है ना कैम्ब्रियन चट्टान का निर्माण हुआ था, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए पॉइंट में कहा गया नेक्स्ट पॉइंट में कि सागरों का विस्तार हुआ। इसी काल में क्या हुआ था, सागरों का विस्तार भी हुआ था तथा अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है ना शुरू हुआ था यही काल में, है ना। उसके साथ साथ कहा गया कि तथा इसी कल्प में समुद्री जीवाणु तथा शैवालों का भी विकास हुआ था। यही काल में क्या हुआ था, समुद्री जीवाणु तथा शैवालों का विकास भी यही काल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए दूसरा जो इसका प्रकार था उसमें बताया गया है कि ऑर्डोविशियन कल्प। ऑर्डोविशियन कल्प में क्या बताया गया है, तो कहा गया है कि यह जो काल है वो 4200 से 5000 वर्ष पूर्व का कल्प है। इस काल में जो है सागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय हुई थी। यही काल में जो है ना सागरों में क्या हुआ था, ज्वालामुखी की प्रक्रिया चालू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि सागरीय जल का उतार चढ़ाव जारी रहा। इसमें जो है ना सागर के जल का जो उतार चढ़ाव जारी रहा था जिससे अमेरिका का लगभग आधा हिस्सा डूब गया था। और यही काल में क्या हुआ था, अमेरिका का आधा हिस्सा जो है वो क्या हो चुका था, डूब चुका था, ठीक है।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि समुद्री जल में रेंगने वाले जीवों का भी विकास हुआ था। यही काल में क्या हुआ था, समुद्री जल में, समुद्र के जल में जो है ना रेंगने वाले जीवों का निर्माण भी, विकास भी हुआ था। कौन से काल में, तो ऑर्डोविशियन कल्प में। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिल्यूरियन कल्प। क्या है, सिल्यूरियन कल्प। कहा गया है कि यह जो काल है वो 4000 से 42 लाख वर्ष पूर्व का काल है। यह जो काल है वो कब से कब तक का है, तो 4000 से 4200 लाख वर्ष पूर्व का काल है। कहा गया है कि इस कल्प में प्रथम वायु श्वसनी क्या जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी। में से यही काल में जो है क्या हुआ था, वायु श्वसनी मीन्स वायु का श्वसन करने वाले जीवों का क्या हुआ था, जंतुओं का उत्पत्ति हुआ था। नेक्स्ट कहा गया कि इस कल्प में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विस्तार हुआ। इस कल्प में क्या हुआ था, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का जो है ना विस्तार हुआ। इसलिए इस काल को जो है रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का भी काल कहा जाता है। इसलिए जो है ना इस काल को क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहा जाता है। किस काल को, सिल्यूरियन कल्प को। ठीक है, तो कोई पूछेगा आपको कि ऐसा कौन सा काल है, ऐसा कौन सा कल्प है जिसको रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहा जाता है, तो सिल्यूरियन कल्प को जो है ना क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहा जाता है। नेक्स्ट कहा गया है कि शैवालों का विकास एवं विस्तार हुआ। इस कल्प में क्या हुआ था, शैवालों का विकास हुआ था और शैवालों का विस्तार हुआ था इस काल में। ठीक है, फिर देखिए चौथा है डिवोनियन कल्प। क्या है, डिवोनियन कल्प। कहा जाता है कि इस कल्प में क्या हुआ था, ये कल्प जो है वो 3450 से लेकर के 4000 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। ये पुराना कल्प है। कहा जाता है कि इस युग में जमीन पर वृक्षों का विस्तार हुआ था और यही युग में क्या हुआ था, जमीनों पर जो है ना वृक्षों मतलब क्या होता, पेड़ पौधों का विस्तार हुआ था। कौन से कल्प में, तो डिवोनियन कल्प में। कहा जाता है कि इसे मछलियों का युग भी कहा जाता है। इसको जो है ना डिवोनियन युग को जो है मछलियों का युग भी कहा जाता है। यही युग में क्या हुआ था, मछलियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, मछलियों का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, देखिए कहा जाता है केकड़ा, घोंघा, मोलस्का आदि सर्वप्रथम इसी कल्प में उत्पन्न हुए थे। ये सब जो जीव जंतु हैं, ठीक है, इसको ये कब उत्पन्न हुए थे, तो डिवोनियन कल्प में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा में है कार्बोनिफेरस कल्प। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो कल्प है वो 2860 से लेकर के 3600 लाख वर्ष पुराना का कल्प है ये। ठीक है, इसमें जो है ना उभयचरों का युग कहा जाता है। इसको जो है क्या कहा जाता है, उभयचरों का युग कहा जाता है। और इस युग में क्या हुआ था, रेंगने वाले जीवों का निर्माण हुआ था। इस युग में क्या हुआ था, रेंगने वाले जीव जो है ना स्थल में आए थे, स्थल मतलब जमीनों पर आने लगे थे। ठीक है, और कहा जाता है कि इसमें क्या हुआ था, जंगलों का विस्तार भी हुआ था इस युग में। कौन से युग में, तो आपको बताना है कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था, जंगलों का भी विकास हुआ था। फिर छठा है पर्मियन कल्प। क्या है, पर्मियन कल्प। कहा जाता है कि यह जो काल है वो 2450 से लेकर के 2860 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। यह जो कल्प है वो 2450 से लेकर के 2860 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। कहा जाता है कि इस कल्प में क्या हुआ था, आधुनिक कीटों का भी निर्माण हुआ था। कौन से युग में, तो पर्मियन कल्प में जो है ना क्या हुआ था, आधुनिक कीटों का भी निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब बात आता है तीसरा पॉइंट का। ठीक है, तीसरे महाकल्प का। ठीक है, पृथ्वी को जो 3 भागों में बांटा गया वो 4 भागों में बांटा गया है। उसका तीसरा जो भाग है वो कौन सा है, मीसोजोइक महाकल्प। कौन सा है, मीसोजोइक महाकल्प। ठीक है, कहा जाता है कि मीसोजोइक महाकल्प को सरीसृपों का युग भी कहा जाता है। कोई पूछेगा कि सरीसृपों का युग किसको कहा जाता है, तो मीसोजोइक महाकल्प को जो है ना सरीसृपों का युग कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महाकल्प की समय अवधि 230 से लेकर के 70 मिलियन वर्ष तक रहा है। ठीक है, इस कल्प की समय अवधि क्या है, 230 से लेकर के 70 मिलियन वर्ष तक रहा है। इस महाकल्प के अंतर्गत 3 कल्प आते हैं। ये जो महाकल्प है इसके अंतर्गत जो है ना 3 कल्प आते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया। कौन सा, तो ट्रोइएसिक कल्प, ज्यूरेसिक कल्प, ठीक है, और क्रीटेशियस कल्प। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों को हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या हलचलें हुई थी। ठीक है, तो देखिए पहला है ट्राइएसिक कल्प। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो है ना 1810 से लेकर के 2250 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। ठीक है, और इस कल्प में क्या हुआ था, डायनासोरों का उत्पत्ति एवं विकास हुआ था। कोई पूछेगा कि कौन से कल्प में डायनासोर का उत्पत्ति हुआ था और इसका विकास हुआ था, तो बताना है आपको ट्राइएसिक कल्प में। कौन सा, ट्राइएसिक कल्प में जो है ना
डायनासोरों की उत्पत्ति और इसका विकास हुआ था। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि इस कल्प में प्रथम अंडन देने वाले स्थानीय तथा अस्थिमय मछलियों का विकास हुआ था। और इसी कल्प में क्या हुआ था, अंडे देने वाली मछलियों का निर्माण हुआ था और हड्डी वाले मछलियों का भी निर्माण हुआ था ट्राइएसिक कल्प में। उसके साथ साथ कहा गया कि इस कल्प में कोनिफर वनों का फैलाव और वास्तविक फनों का बहुलता थी। ठीक है, कहा जाता है कि इसी कल्प में क्या हुआ था, कोनिफर वनों का जो फैलाव हुआ था वो इसी कल्प में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा है जूरासिक कल्प। क्या है, जूरासिक कल्प। कहा जाता है कि यह जो कल्प है वो 1330 से लेकर के 1810 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। इस कल्प में दांत वाले पक्षियों व उड़ने वाले सरीसृपों तथा पुष्प वाली वनस्पतियों का भी उत्पत्ति हुआ था। इस कल्प में क्या हुआ था, तो दांत युक्त पक्षियों मीन्स ऐसे पक्षी जिसके दांत हो, ठीक है, और उड़ने वाले सरीसृपों तथा पुष्प वाली मीन्स फूलों वाली वनस्पतियों का उत्पत्ति हुआ था। कौन से काल में, तो जूरासिक काल में। कौन से काल में, जूरासिक कल्प में जो है ना इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया कि इस काल में उड़ने वाले पक्षियों का विकास हुआ था, डायनासोरों का प्रभुत्व रहा था। इस काल में जो है ना उड़ने वाले पक्षियों का विकास हुआ था और डायनासोर का जो है ना यहाँ पे प्रभुत्व रहा था। ठीक है, वो अपना सत्ता जमा चुके थे। कौन, डायनासोर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रिटेशियस कल्प। क्या है, क्रिटेशियस कल्प। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो कल्प है वो 630 से लेकर के 1330 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। इस कल्प में क्या हुआ था, विशालकाय सरीसृपों की विलुप्त हुई थी। ठीक है, इस काल में क्या हुआ था, जो सरीसृप थे वो विलुप्त हो चुके थे, है ना। और इस कल्प में जो है ना स्तनियों की चौमुखी विकास हुआ था। इस कल्प में स्तनीय जीवों का जो है ना वो क्या हुआ था, विकास हुआ था। कहा जाता है कि इस कल्प में आधुनिक पंछियों का उद्गम हुआ था। ठीक है, इस कल्प में क्या हुआ था, आधुनिक जो पंछी है ना उसका उद्गम हुआ था। और इसी कल्प में फर्न तथा अनावृति बीजों पादपों की अनावृत्ति हुई थी इसी काल में। कौन से काल में, तो क्रिटेशियस कल्प में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चौथा जो आपका है सीनोजोइक महाकल्प। चौथा क्या है, सीनोजोइक महाकल्प। कहा जाता है कि इसे स्तनियों का युग कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है ना स्तनजीवों का युग कहा जाता है, मीन्स आदमियों का युग जो है ना इसको कहा जाता है। किसको, सीनोजोइक महाकल्प को। देखिए इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन सा, टर्सरी कल्प और क्वाटरनरी कल्प। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए पहला आपका है टर्सरी कल्प। इसमें कहा गया है कि यह जो है ना 700 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है और इस कल्प में जो है अपराधारी स्तनी तथा पंक्षियों का विकास हुआ। इस काल में क्या हुआ था, अपराधारी स्तनी जीवों का तथा पंक्षियों का विकास हुआ था। कौन से कल्प में, तो टर्सरी कल्प में। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया कि देखिए दूसरा आपका आता है क्वाटरनरी कल्प। क्या आता है, क्वाटरनरी कल्प। ठीक है, देखिए कहा गया है कि यह लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व का कल्प है। यह जो काल है वो 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व का काल है। और ये कल्पों को जो है दो युगों में बांटा गया है। और ये जो कल्प है इसको भी कितना भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो कौन सा भाग है, तो पहला है प्लीस्टोसीन युग। कौन सा है, प्लीस्टोसीन युग। ठीक है, कहा जाता है कि इसे मानव युग भी कहा जाता है। ठीक है, ये युग को जो है ना कौन सा युग कहा जाता है, मानव युग कहा जाता है। और इस युग में जो है ना आदि मानव की उत्पत्ति भी थी। इस युग में क्या हुआ था, आदि मानव का उत्पत्ति हुआ था। मानव की नहीं, आदि मानवों की उत्पत्ति हुई थी। और महाकाय स्तनी तथा काष्ठकीय पादप विलुप्त हुए थे। ठीक है, और स्तनीय जो जीव थे उसका विलुप्ति इसमें हो चुका था ये काल में। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि यह जो युग है आदि मानवों का युग था। नेक्स्ट दूसरा है आधुनिक युग तथा होलोसुन युग। कौन सा है, आधुनिक युग तथा होलोसुन युग। आधुनिक युग का मतलब क्या है, कि अभी का युग। ठीक है, तो कहा जाता है कि यह जो युग है वो 20,000 वर्ष पुराना युग है। यह जो युग है ना 20,000 वर्ष पुराना युग है, जिसकी मुख्य विशेषता आधुनिक स्तनियों का पाया जाना है। और इसके मुख्य विशेषता क्या है, आधुनिक स्तन जीवों का जो है ना यहाँ पे पाया जाना है। और सभ्य मानव का विकास जो है इसी युग में हुआ था। और अभी के मानवों की अगर विकास की बात करें तो इसी युग में जो है ना मानवों का विकास हुआ था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पृथ्वी के
निर्माण से लेकर के अभी तक के हलचलों के बारे में समझा था। और पृथ्वी को जो है ना 4 भागों में पृथ्वी के गतिविधियों को जानने के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया था, जिस भागों को हम लोग क्लियरली समझ गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी और क्वेश्चन होंगे तो उसका सारे क्वेश्चन आपको करवा दिया गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। का प्रश्न हमारा है कि वायु राशि क्या है ना, और वायु राशियों के वर्गीकरण की विवेचना करें। कहने का अर्थ यह है कि वायु राशि किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए, और इसको कितने भागों में और किस प्रकार से बांटा जा सकता है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर वायु राशि क्या है। अगर वायु राशि समझ जाते हैं इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हम लोग समझ जाते हैं, है ना। तो देखिए, अगर बात आती है वायु राशि का, किसका, वायु राशि का, तो आपको सीधा समझना है वायु राशि हवा का एक ऐसा समूह होता है। वायु राशि हवा का एक ऐसा समूह होता है जो दूर दूर तक फैला हुआ होता है। जो कहाँ तक फैला हुआ होता है, दूर दूर तक फैला हुआ होता है, और उसमें एक ही मौसम होता है, या तो वो ठंडा होता है या तो वो गर्म होता है ना। जो भी होता है मात्र एक ही मौसम। तो आपको कहना है ऐसा है कि वायु राशि हवा का एक ऐसा मौसम है, एक ऐसा समूह है जो दूर दूर तक फैला हो और जिसमें एक ही मौसम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु राशि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उस प्रकार से, सबसे पहले लिखेंगे वायु राशि का अर्थ, और लिखेंगे कि हवा का ऐसा बड़ा समूह जो दूर दूर तक फैला हो और जिसमें एक जैसा मौसम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। कह रहा है कि इस हवा में एक जैसी गर्मी, ठंडक और नमी होती है ना। ये जो हवा होता है ना उसमें एक जैसा गर्मी, मान लीजिए अगर गर्मी है तो एक ही जैसा गर्मी रहेगा, अगर ठंडा है तो एक ही जैसा ठंडा रहेगा, और नमी है तो एक ही जैसा नमी रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, कोई पूछेगा तो आपको बताना है कि वायु राशि हवा का एक ऐसा समूह होता है जो दूर दूर तक फैला हुआ होता है और जिसमें एक जैसा मौसम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। अब हमारा प्रश्न आगे है कि वायु राशि का वर्गीकरण करिए। ठीक है, इसको बांटिए, है ना। तो इसको बांटने से पहले हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि यह हवा जो है ना किसी खास स्थान से उठती है। कौन सा, वायु राशि जो होती है ना, ये एक खास स्थान से उठती है, जैसे कि मान लीजिए रेगिस्तान, समुद्र, बर्फीले इलाके, है ना, और वहाँ की खासियत को लेकर के चलती है। जैसे मान लीजिए अगर रेगिस्तान से उठी, ठीक है, तो रेगिस्तान में हवा कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, है ना। तो जब गर्म रहेगी तो वही गर्मी को लेकर के ये सब जगह जहाँ तक फैलेगी गर्मी को ही रखेगी। ठीक है, मान लीजिए बर्फीले इलाके से वो निकली तो वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, ठंडा। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ का मौसम क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, है ना। कह रहा है कि वायु राशि बहुत बड़ी होती है। वायु राशि जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, यह कई सौ से हजारों किलोमीटर तक फैली हुई होती है। क्या कह रहा है कि यह जो है ना कई 100 किलोमीटर और हजारों किलोमीटर तक जो है ना ये चीज फैली हुई होती है। कौन सी, वायु राशि। कह रहा है कि जब यह दूसरे जगहों पर जाती है तो वहाँ का मौसम बदल देती है। क्या करती है, जब ये दूसरे जगह पे जाती है ना तो वहाँ का मौसम बदल देती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस जगह से ये उठती है, मान लीजिए यहाँ पे ठंडा स्थान है और यहाँ से उठी, ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ जाएगी सब जगह मौसम क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। ठीक है, इसी को हम लोग वायु राशि कहते हैं। अब वो कह रहा है कि वायु राशि बनने की जगह, स्रोत, क्षेत्र, है ना, कि आखिर वायु राशि कहाँ बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वायु राशि हमेशा ऐसी जगह बनती है जहां मौसम शांत होता है, जमीन या समुद्र एक जैसा होता है तथा हवा को लंबे समय तक एक जैसा तापमान और नमी मिलती रहती है। क्या कह रहा है, वायु राशि वहीं बनती है जहां मौसम शांत होता है, या तो फिर जमीन और समुद्र जो है ना एक जैसा होता है, या तो फिर हवा को जो है ना लंबे समय तक एक ही जैसा तापमान मिलता है, या तो ठंडा या तो गर्म। अगर ऐसा तापमान मिलता है तो समझिएगा वहां पे वायु राशि का निर्माण हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, कह रहा है समुद्र के ऊपर बनी हवा, समुद्र के ऊपर जो हवा बनती है वो कैसी होती है, नम होती है, मीन्स ठंडा होती है। कह रहा बर्फीले क्षेत्र में जो हवा बनती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है और सूखी भी होती है ना। अब हमारा क्वेश्चन में था कि वायु राशियों के प्रकार के बारे में बताइए। क्या बताइए, कि वायु राशियों के प्रकार की बताइए, कितने प्रकार के वायु राशि होते हैं। तो कह रहा है कि वायु राशियों को दो आधार पर बांटा गया है। वायु राशि को जो है ना दो आधार पर, मीन्स दो प्रकार में बांटा गया है।
पहला स्थान के आधार पर बांटा गया है और दूसरा तापमान के आधार पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्थान के आधार पे वायु राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर स्थान के आधार की बात करें तो स्थान के आधार पे जो है ना, पहला इसका प्रकार है महाद्वीपीय वायु राशि। क्या है? महाद्वीपीय वायु राशि। इसको बस याद करते जाइएगा, ये डेफिनेशन तो ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, कह रहा है कि यह जमीन के ऊपर बनती है। महाद्वीपीय वायु राशि जो है वो कहाँ बनती है? जमीन के ऊपर बनती है और यहाँ की हवा में नमी बहुत कम होती है। यहाँ की हवा में क्या होती है? नमी बहुत कम होती है, यानी कि मान लीजिए हवा जो होती है वो सूखी भी होती है। क्या है? उसके साथ साथ यह अपने साथ धूल और गर्म हवा ला सकती है। ये जो है ना अपने साथ साथ क्या ला सकती है? धूल भी ला सकती है और गर्म हवा भी ला सकती है। ठीक है, और अगर गर्म क्षेत्र का हो तो ठीक है। जैसे उदाहरण मान लीजिएगा कि राजस्थान की गर्म और सूखी हवा, राजस्थान में अगर वो गर्मी उठेगा, वो चीज़ उठेगा, वो हवा उठेगा, तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वो क्या रखेगा? गर्म ही रखेगा। ठीक है, फिर दूसरा इसका प्रकार है समुद्री वायु राशि। क्या है? समुद्री वायु राशि। कह रहा है कि यह समुद्र या महासागर के ऊपर बनती है। यह कहाँ बनती है? समुद्र में बनती है या तो फिर महासागर के ऊपर बनती है। कह रहा है इस हवा में नमी अधिक होती है। इस हवा में क्या होती है? नमी जो है अधिक होती है, यानी कि यह जो है नमी वाली हवा होती है। ठीक है, वो सूखा हुआ हवा था। ठीक है, ये नमी वाली हवा होती है। यह अपने साथ बादल और वर्षा भी ला सकती है। ये अपने साथ क्या क्या ला सकती है? बादल भी ला सकता है और पानी भी ला सकता है, मीन्स वर्षा भी ला सकता है। उदाहरण देखिए, कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा, बंगाल की खाड़ी से क्या आती है? मानसूनी हवा आती है, जिसके कारण बारिश भी हो सकता है और बादल भी आता है ना। तो ये जो है हम लोगों ने जाना स्थान के आधार पर इसके प्रकार। अब हम लोग समझते हैं तापमान के आधार पर इसके प्रकार को। ठीक है, वही देखिए दूसरा में लिखा हुआ तापमान के आधार पर इसके प्रकार, है ना। तो तापमान के आधार पर इसके प्रकारों की बात करें तो पहला हमारा अंटार्कटिका वायु राशि। कह रहा है यह जो है उत्तर ध्रुव के आसपास के बहुत ठंडे बर्फीले क्षेत्र में बनती है। कहाँ बनती है? तो क्या कह रहा है कि यह जो उत्तर ध्रुव के आसपास बहुत ठंडे बर्फीले क्षेत्रों में यह बनती है। और यह जो हवा होती है वो कैसी होती है? बहुत ठंडी होती है और सूखी भी होती है। कह रहा है कि और जब यह नीचे की ओर आती है तो ठंड और बढ़ जाती है ना। और जब हवा ये नीचे की ओर आएगी ना तो ये इसकी ठंडा जो है, इसकी ठंडाई जो है और भी बढ़ते चली जाती है। ठीक है, फिर दूसरा इसका प्रकार है ध्रुवीय वायु राशि। क्या है? ध्रुवीय वायु राशि। कह रहा है कि यह ध्रुवों के पास लेकिन थोड़े नीचे के क्षेत्रों में बनती है। ये जो है कहाँ बनती है? ध्रुव पे बनती है, लेकिन ध्रुव से थोड़ा सा नीचे बनती है। कह रहा है यह भी ठंडी होती है लेकिन अंटार्कटिका वायु से थोड़ी सी कम, है ना। ये भी ठंडी होती है लेकिन अंटार्कटिका वायु से थोड़ी सी ये कम होती है। कह रहा है यह हवा भी सूखी या नम हो सकती है स्थान के अनुसार से। ये जो हवा होती है ना, ये भी सूखी या तो नम हो सकती है वहाँ के स्थान के अनुसार से। ठीक है, जैसा वहाँ का स्थान रहेगा, अगर गर्म स्थान है तो वो थोड़ा सा गर्म रहेगा, अगर ठंडा स्थान है तो ठंडा रहेगा। ठीक है, फिर तीसरा इसका प्रकार है उष्णकटिबंधीय वायु राशि। क्या है? उष्णकटिबंधीय वायु राशि। कह रहा है कि यह जो है भूमध्य रेखा के आसपास के गर्म क्षेत्रों में बनती है। ये कहाँ बनती है? तो भूमध्य रेखा के आसपास के गर्म क्षेत्रों में ये बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास के गर्म क्षेत्रों में ये बनती है और इसकी हवा जो होती है वो कैसी होती है? गर्म होती है। कैसी? गर्म होती है। कह रहा है यदि यह समुद्र से आई हो तो गर्म और नम, और यदि जमीन से आई हो तो गर्म और सूखी होती है। कह रहा है ना कि मान लीजिए ये हवा अगर समुद्र से आती है तो ये गर्म होगी और नम होगी, और यदि यह हवा जमीन से आती है तो गर्म और सूखी भी होगी। ठीक है, फिर देखिए चौथा इसका प्रकार है भूमध्य रेखीय वायु राशि, है ना। तो भूमध्य रेखीय वायु राशि क्या है? तो कह रहा है कि यह जो है भूमध्य रेखा के बहुत पास बनती है। यह जो वायु है ना, यह जो वायु राशि है वो कहाँ बनती है? तो भूमध्य रेखा के बहुत पास बनती है और यह हवा जो है वो बहुत गर्म और बहुत अधिक नम होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कह रहा है इससे भारी वर्षा और बादल बनता है। इससे क्या होता है? भारी वर्षा होती है और बादल बनते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने इसके प्रकारों को बड़े ही इजी शब्दों में समझ गया। अब हमारा प्रश्न था कि वायु राशि का प्रभाव बताइए कि वायु राशि का आखिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु राशि के प्रभाव की बात करें तो क्या रहा है कि यह जो है मौसम को बदल देता है। ये क्या करता है? मौसम को बदल देता है, जैसे कि गर्मी कर देता है, सर्दी कर देता है, वर्षा कर देता है। मीन्स जहाँ जहाँ ये हवा जाता है, ठीक है, वहाँ का मौसम उसी जगह के अनुसार से बदल देता है वो। ठीक, दूसरा कह रहा है कि यह जो है चक्रवात
तथा तूफानों का कारण भी बन सकता है। कौन? वायु राशि। तीसरा कह रहा है कि यह जो है बादल और वर्षा की व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। ये क्या करता है? बादल को और वर्षा के प्रभाव, मतलब वर्षा के प्रभाव को या तो व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। कभी भी वर्षा हो जाएगा, किसके कारण से? वायु राशि के कारण से। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कंप्लीटली जान गया। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि वायु राशि भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वायु राशि की अगर बात करें तो ये जो है ना भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, इसको समझने में, मतलब यह हमें समझने में मदद करती है कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में मौसम कैसा होता है। यह हमें समझाती है कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जो है ना मौसम अलग अलग होता है और ये क्यों बदलता है। ठीक, कह रहा है कि वायु राशियों का वर्गीकरण हमें यह जानने में मदद करता है कि कौन सी हवा कहाँ से आई है और वह कैसी है और उसका हमारे मौसम पर क्या असर पड़ेगा। क्या कह रहा है कि वायु राशियों के माध्यम से हमें यह पता चलता है ना कि कौन सी हवा जो है वो कहाँ से आई है, ये कैसी आती है ना, और उसका हमारे मौसम में क्या असर पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग को समझ में आता है किससे? वायु राशि से। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और ये अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों की बनावट और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। कि वायुमंडल का निर्माण जो है ना कौन से परतों को मिला करके हुआ है। ठीक है, और उसकी क्या क्या विशेषता है। उसके साथ साथ आपको पूछ सकता है अथवा में कि वायुमंडल की संरचना का विवरण दे, है ना, कि वायुमंडल का संरचना जो है ना किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में बताना है, इसका विवरण देना है कि वायुमंडल आखिर क्या है और इसका संरचना किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वायुमंडल का संरचना कैसे हुआ। और उसके पहले हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल किसको कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल अगर जानेंगे ना तभी तो इसका संरचना के बारे में जानेंगे कि इसका संरचना कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वायुमंडल समझते हैं और विस्तार पूर्वक बड़ा ईजी सा लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिचय। देखिए बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां जीवन पनपता है। कहने का अर्थ यह है कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा जगह है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, जीवन पॉसिबल है। ठीक है, कहीं और कोई ग्रह है जहां पे जीवन पॉसिबल है? नहीं, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे क्या है? जीवन पॉसिबल है। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि यह सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए अनुकूल एकमात्र ग्रह है। मीन्स पृथ्वी जो है सभी जीवित प्राणी, मतलब जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उसके लिए क्या है? एक अनुकूल एकमात्र ग्रह है। एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जो जीवित प्राणी को लिए क्या है? अस्तित्व में है। ठीक है, आगे देखिए बताया जाता है कि हम सभी जिस पृथ्वी में जीवन यापन करते हैं वह पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरा हुआ है। ठीक है, बोला गया है कि जिस पृथ्वी में हम लोग जीवन यापन करते हैं, जिस ग्रह पे हम लोग जीवन यापन करते हैं, वह जो ग्रह है पृथ्वी वो चारों ओर से वायु से घिरा हुआ है। किससे? वायु से घिरा हुआ है। ठीक है, अब पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु को ही हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। मीन्स बोला जा रहा है कि जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, जिस पृथ्वी पे हम लोग निवास करते हैं, वो पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु से घिरा हुआ है, हवा से घिरा हुआ है। और वह जो घिरा हुआ वायुमंडल है, जो वायु से घिरा हुआ जो पृथ्वी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बता दिया गया। अब देखिए, अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा, ठीक है, कि वायुमंडल की संरचना कैसे हुई। हम लोग तो जान गए कि वायुमंडल क्या है, लेकिन ये तो सवाल उठेगा ना कि आखिर वायुमंडल की संरचना कैसे हुई, है ना, और वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, ये तो सवाल उठेगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि आखिर वायुमंडल का संरचना कैसे हुआ। ठीक है, और इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, पहले शॉर्ट हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए बोला क्या है कि वायुमंडल की संरचना विभिन्न गैसों और परतों से हुई है। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो वायुमंडल का संरचना जो है ना वो विभिन्न गैसों से और परतों से मिला करके हुआ है। ठीक है, जिसका वर्णन हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, आगे बताया गया है कि यह वायुमंडल विभिन्न गैसों, धूल के कणों और जलवाष्प से बना हुआ है। यह जो वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों से मिलकर के, धूल के कणों से मिलकर के और जलवाष्पों से मिलकर के बना है। बताया जाता है कि वायुमंडल की संरचना समय और स्थान के अनुसार से बदलती है। वायुमंडल की संरचना जो है ना वो समय और स्थान के अनुसार से क्या होती है? बदलती रहती है और स्थिर नहीं रहती है। और ये जो है ना कभी भी स्थिर रहता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको? परिचय में लिखना है। क्या करना है? परिचय में इतना आपको लिखना है। ठीक है, कि
हम लोग वायुमंडल किसको कहते हैं, वायुमंडल का संरचना कैसे हुआ, ये सारांश में लिखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है आखिर कि वायुमंडल का अर्थ क्या होता है, वायुमंडल का अर्थ, वायुमंडल का अर्थ हम लोग जानेंगे ना, तो वायुमंडल का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो सटीक तरीके से लिखना आपको किस प्रकार से कि पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के घनी चादर या फैलाव को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। मीन्स पृथ्वी के चारों ओर जो वायु फैला हुआ है, वायु का जो चादर फैला हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। अब सब जानते हैं कि जहाँ पे खाली स्थान है पृथ्वी में, जहाँ भी खाली स्थान है वहाँ पे क्या है, हवा भरा हुआ है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। कहा गया है वायुमंडल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। वायुमंडल का कोई रंग नहीं होता है, इसका कोई गंध नहीं होता, उसके साथ साथ इसका कोई स्वाद भी होता नहीं है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बोला गया, बताया गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसी कई गैस पाई जाती है। अगर पृथ्वी की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो वायुमंडल में जो है ना कई तरह के गैसें पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसे कई प्रकार की गैस यहाँ पर पाई जाती है। आगे बोला गया है कि साधारण भाषा में अगर कहा जाए, अगर सिंपली से हम लोग बताया जाए, तो बोला गया है कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ कि वायुमंडल जो है ना पृथ्वी के चारों ओर क्या हुआ है, घिरे हुए हैं। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ना वायुमंडल जो है पृथ्वी को चारों ओर से क्या किया हुआ, घेरे हुए है, ठीक है। आगे बताया गया है कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को, वायुमंडल के अगर हम लोग ऊपरी परत का अध्ययन करते हैं, तो वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को जो है ना वायु विज्ञान कहते हैं, वायु विज्ञान कहते हैं। और निचली परत के अध्ययन को जो ना ऋतु विज्ञान कहते हैं। कोई पूछेगा कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो वायु विज्ञान कहते हैं। और निचली परत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋतु विज्ञान कहते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए अगर हम लोग पीडीएफ की बात करें, तो पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मेजर पेपर हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, ठीक है, सारे के सारे का तैयारी आपको करवाया जा रहा है इस चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इसका क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं बताने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग जानते हैं कि आखिर वायुमंडल की संरचना, क्वेश्चन तो ये पूछा गया था ना कि वायुमंडल का संरचना कैसे हुआ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल का संरचना कैसे हुआ। तो देखिए बताया गया है कि वायुमंडल की संरचना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया, अगर वायुमंडल की संरचना की बात करें तो ये जो है ना एक जटिल प्रक्रिया है। आगे बोला गया है कि वर्तमान में सैकड़ों अंतरिक्ष वैज्ञानिक रेडियो तरंगों, ध्वनि तरंगों और उपकरणों की सहायता से इनकी खोज एवं अनुसंधान में लगे रहते हैं, ठीक है। अगर वर्तमान समय की बात करें, अभी समय की बात करें, तो अभी जो है ना कई वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसके खोज में लगे हुए हैं, ठीक है। जितना भरसक प्रयास हो रहा है, लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और इसको और भी ऊंचा ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बोला गया है कि वायुमंडल की संरचना विभिन्न परतों, शुभमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल से हुआ है, ठीक है। देखिए बोला गया है कि वायुमंडल का संरचना जो है ना विभिन्न परतों से मिला करके हुआ है, क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से, ओजोन मंडल से, आयन मंडल से और बहिर्मंडल से मिला करके जो है ना वायुमंडल का निर्माण हुआ है, संरचना हुआ है, ठीक है। जिसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में क्या किया गया, ठीक है। जिसमें से पहला क्या आपका क्षोभ मंडल है। क्या है, क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल के बारे में क्या बताया गया, तो बताया गया है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आपको पॉइंट नंबर 1 देना है, क्षोभ मंडल, और बताना है कि क्षोभ मंडल जो होता है ना वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल क्या होता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ठीक है। बताया गया है कि इसका ऊंचाई जो है ना ध्रुव से नीचे से जो है 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर जो है लगभग 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। देखिए बोला गया है कि बादल, आंधी और वर्षा जैसी सभी वायुमंडलीय घटनाएं जो है ना क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। और बादल जो आता है, आंधी जो आता है, ठीक है, वर्षा होती है, तो ये सब घटनाएं जो है ना कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। कहाँ पे, क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। बादल जो आता है वो बादल कहाँ तक आता है, क्षोभ मंडल तक ही आता है, उसके ऊपर बादल होता है क्या, नहीं।
फिर बोला गया है कि इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल को जो है ना संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इस मंडल तक ही सीमित होती है, क्योंकि संवहन धाराएं जो है ना इस मंडल तक ही सीमित होती है। उसके साथ साथ इसे अंधो मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि आंधी वगैरह जो है ना यही मंडल तक आता है, उसके ऊपर जो है ना इसका कोई प्रभाव होता नहीं है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा जो है वो समताप मंडल है। दूसरा क्या है? समताप मंडल। ठीक है, देखिए बताया गया है कि क्षोभ मंडल के ऊपरी स्तर का मंडल समताप मंडल है। मीन्स क्षोभ मंडल से ऊपर जो परत है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। इसका ऊंचाई जो होता है वो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक होता है। इसका ऊंचाई नीचे से जो है ना कहाँ तक होता है? 18 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर तक का होता है। बताया गया है कि इस मंडल में आंधी, बादलों का गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि जैसी मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मीन्स यहाँ पे बारिश नहीं होता है। ये मंडल जो समताप मंडल जो होता है इसमें से आंधी वगैरह नहीं चलता है, बादल यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, बिजली नहीं होती है, बिजली नहीं कड़कती है, मतलब ये सब चीज वो जो है ना वो सब घटनाएं वहाँ पे होती नहीं है। कभी कभी विशेष मेघों का निर्माण जो है इस मंडल में होता है। कभी कभी विशेष मेघों का निर्माण जो है ना उस मंडल में होता है, जिसे मुलाब मेघ के नाम से जाना जाता है। इसको जो है ना मुलाब मेघ के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ देखिए समताप मंडल में जो है ना वायुयान उड़ाते हैं। अगर वायुयान की बात करें, एरोप्लेन जो उड़ता है, हेलीकॉप्टर जो उड़ता है, वो कहाँ पे उड़ता है? समताप मंडल में ही उड़ता है। कहाँ पे? समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा जो है आपका ओजोन मंडल। क्या है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, देखिए बताया गया है कि पृथ्वी के धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर दूरी तक के मध्य में जो है ना ओजोन मंडल स्थित है। मीन्स बोला गया पृथ्वी के धरातल से, मीन्स पृथ्वी से जो है ना 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में जो है ना मध्य में जो है ना वो क्या है? ओजोन मंडल स्थित है। क्या स्थित है? ओजोन मंडल स्थित है। बताया गया है कि ये मंडल क्या करता है? ओजोन मंडल क्या करता है? तो ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है इसमें जो है, ये मंडल में जो है ना ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को क्या करती है? छान के रख लेती है। क्या करती है? छान के रख लेती है, और उससे जो बढ़िया किरण होता है वो पृथ्वी पर भेजती है। ठीक है, इसलिए इस मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसलिए जो है इस मंडल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। किसको? ओजोन मंडल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बताया गया कि इस मंडल को मीन्स ओजोन मंडल को जो ना पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जो होता है ना वो ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है, जो किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर से। हम लोग जो AC चलाते हैं उससे निकलता है, कूलर चलाते हैं उससे निकलता है। ठीक है, फ्रिज चलाते हैं उससे ये सब गैस निकलता है। ये गैस जो है ना डायरेक्टली किस पे प्रभाव डालता है? ओजोन परत पे प्रभाव डालता है। और अगर ओजोन परत छिद्र हो गया तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो ना डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ेगी, पृथ्वी के मनुष्यों पे पड़ेगी, और मनुष्य जो है, पृथ्वी के मनुष्य जो है वो त्वचा कैंसर के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बोला क्या है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। इस मंडल में जो ना ऊंचाई के साथ साथ क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ते जाता है। प्रति 1 किलोमीटर के ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। और जितना मतलब प्रति 1 किलोमीटर ऊंचा जाइएगा तो 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तापमान में जो है ना 5 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए जो ना डॉप्सन की इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन के इकाई का प्रयोग किया जाता है। को पूछेगा कि ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए या तो मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए चौथा जो मंडल है वो कौन सा मंडल है? आयान मंडल। कौन सा है? आयान मंडल। चौथा मंडल होता है आयान मंडल। ठीक है, देखिए बोला गया है कि यह जो है ना यह मंडल जो है ओजोन मंडल के ऊपरी स्तर का मंडल है। यह जो मंडल है वो ओजोन परत के ऊपर होता है, मीन्स ओजोन मंडल के ऊपर पाया जाता है। बताया गया है कि इस मंडल की ऊंचाई जो होती है वो 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। मीन्स 640 है तो 64 किलोमीटर हो सकता है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा, सॉरी यहाँ पे 640 किलोमीटर ही होगी। ठीक है, मीन्स इस मंडल की ऊंचाई जो है ना 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। बताया गया है कि इस मंडल का भाग जो है ना कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों के द्वारा अपनीकृत होता रहता है। बताया गया है। फिर आगे बोला गया है कि आयन मंडल में रेडियो वेब है। आयन मंडल में क्या लगाया होता है? रेडियो वेब होता है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं?
बातचीत करते हैं, ठीक है, संचार का प्रयोग करते हैं, मीन्स बातचीत किया जाता है, फोन में नेटवर्क आता है, रेडियो पे सब कुछ दर्शाया जाता है, किसके किसके थ्रू से, आयन मंडल में जो है ना वेब लगा हुआ होता है उसके थ्रू से, ठीक है। फिर देखिए पांचवा जो मंडल होता है वो बाह्य मंडल होता है। क्या होता है? बाह्य मंडल, जिसको मतलब बहिर्मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल भी बोलते हैं। देखिए बोला गया है कि यह वायुमंडल का अंतिम और सबसे ऊपरी मंडल होता है। यह जो होता है वो वायुमंडल का सबसे अंतिम और सबसे ऊपरी मंडल होता है। बताया गया है कि 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। मीन्स 640 किलोमीटर के ऊपर के जितने भी भाग हैं उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। और इस मंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। और इस मंडल का जो ना कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है कि ये मंडल कहाँ तक गया हुआ, कितना ऊंचाई तक गया हुआ है। बताया गया है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस होती है। वायुमंडल में जो है ना कौन से गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान गए कि ओजोन परत का संरचना मतलब वायुमंडल का संरचना जो है किस प्रकार से किया गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में गैस की मात्रा, कि वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए बताया गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि गैस का मिश्रण है। वायुमंडल जो है ना नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स ये सब गैसों को जो है ना वो क्या है? मिश्रण है वायुमंडल। ठीक है, देखिए बोला गया है कि गैसों का मिश्रण ही वायुमंडल होता है। गैसों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। आगे बताया गया है कि वायुमंडल में इन सभी गैसों की मात्रा अलग अलग होती है। और वायु ऐसा नहीं है कि वायुमंडल में सारे गैसों का जो मात्रा है वो समान रूप से होगा। ठीक है, सारे गैसों का मात्रा जो ना अलग अलग होता है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। इसका वर्णन क्या है? निम्नलिखित किया गया है। ठीक है, देखिए पहला क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो बताया क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितना है? 78% है। और नाइट्रोजन गैस क्या करता है? नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के प्रवर्तन का आभास होता है। किसके कारण? नाइट्रोजन गैस के उपस्थिति के कारण ही। ठीक है, देखिए बोला गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की ही मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में जो है ना सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। ठीक है, इस गैस का अगर बात करें तो इस गैस का कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता, उसके साथ साथ कोई स्वाद होता नहीं है। इस गैस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। ठीक है, और यह जो इसका ये गैस का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि ये क्या करता है? वस्तुओं को तेजी से जलने से क्या करता है? रोकता है, जल्दी जलने देता नहीं है। कौन? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, फिर कहा गया है कि अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता, अगर मान लीजिए वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता तो आप क्या करते? या आग पे जो है जब आग लगता है तो आग पे नियंत्रण कभी नहीं किया जा सकता। मतलब आग पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होता वायुमंडल में तो। ठीक है, बोला गया है कि यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मीन्स नाइट्रोजन गैस जो है ना वायुमंडल के 128 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तो क्या? नाइट्रोजन। अब हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की मात्रा। क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, देखिए बोला गया है कि इस गैस की मात्रा जो है वायुमंडल में 20.93 है। ठीक है, मीन्स 20.93% जो है ना क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा है वायुमंडल में। ठीक है, फिर देखिए आगे कहा गया है कि इस गैस के अभाव में ईंधन नहीं जला सकते हैं। अगर ये गैस का अभाव रहा ना तो हम लोग आग जला सकते हैं क्या? नहीं। अतः कहा गया है कि ऑक्सीजन जो है ना ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या कहा गया? ऑक्सीजन जो है ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट में बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा में कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए इसका पहला पॉइंट में बोला गया है कि धरती के वायुमंडल में यह गैस के आयतन के हिसाब से 0.03% होता है। यह गैस जो होता है ना धरती के वायुमंडल में कितना होता है? 0.03% होता है। बोला गया है कि यह सबसे भारी गैस है। यह जो है ना सबसे भारी गैस होता है, इसलिए यह वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखता है। इसलिए ये क्या करता है? वायुमंडल के निचली परत को गर्म। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जियोग्राफी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब भी सेमेस्टर 1 के MJ1 जियोग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट
होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर आज के क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होने वाला है कि सूर्य ताप से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, सूर्य ताप से आप क्या समझते हैं, या तो फिर सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना करें कि सूर्य ताप जो है ना, सूर्य के किरण को जो वितरण किया जाता है, जो बांटा जाता है, उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण है ना। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर सूर्य ताप हम लोग किसको कहते हैं। अगर हम लोग सूर्य ताप को समझेंगे तब तो सूर्य ताप के प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर सूर्य ताप किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, जो मेजर माइनर एमडीसी सबके लिए होने वाला है ना। तो अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा, चाहे वो मेजर पेपर का हो, माइनर पेपर का हो, एमडीसी पेपर का हो, तो सबका तैयारी मैंने करवा दिया है, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए सबका तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक जो है ना आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग दोनों ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि सूर्य तप, कि आखिर हम लोग सूर्य तप किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए अगर सूर्य तप की बात करें ना, तो सूर्य तप को इंग्लिश में इंसोलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य तप को इंग्लिश में इंसोलेशन कहा जाता है। कोई पूछेगा आपको कि सूर्य तप को जो है ना इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इंसोलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ तक तो हम लोग उसको समझ गए, है ना। अब देखिए सूर्य तप जो है ना दोस्तों, अगर सूर्य तप की बात करें तो सूर्य तप जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा, तो सूर्य और ताप। ठीक है, सूर्य और ताप। ठीक है, सूर्य का मतलब तो सूरज ही हो गया। ठीक है, ताप का मतलब तापमान, ऊर्जा, है ना। तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य ताप। कहने का अर्थ यह है कि सूर्य से प्राप्त किया गया ऊर्जा को जो हमारे वायुमंडल में प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आपका परिभाषा दे सकते हो कि सूर्य से प्राप्त होने वाले तापमान या तो सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जे, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में पहुंचता है, पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यताप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सूर्यताप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके परिभाषा को समझ गया, ये समझ गए कि आखिर सूर्यताप हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए बात करें हम लोग सूर्य के रोशनी का, सूर्य के तापमान का, तो क्या सूर्य का जो तापमान होता है वो हर समय एक जैसा होता है? नहीं, ठंडा में उसका तापमान अलग होता है, गर्मी में उसका तापमान अलग होता है, बरसात में उसका तापमान अलग होता है ना। तो हर समय जो है ना सूर्य का तापमान जो बदलते रहता है। तो आखिर क्यों बदलते रहता है सूर्य का तापमान, कारण क्या है बदलने का, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक इजी सा लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। और वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करें। ठीक है, कि सूर्य का जो तापमान है उसको जो अलग अलग भागों में जो बांटा जाता है उसको क्या मतलब कौन सा कारक है जो उसको प्रभावित करता है, मीन्स कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि आखिर सूर्यताप हम लोग किसको कहेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा को कि सूर्यताप किसको कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्टार्ट करना लिखना आपको कि लघु तरंगे के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। मीन्स लघु तरंग के रूप में पृथ्वी की ओर जो सूर्य के जो किरण आते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, सूर्य से जो आने वाली किरणें जो होती है जो पृथ्वी पे पहुंचती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। अथवा हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य से विकिरित ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर आता है, मीन्स सूर्य से जो विकिरण जो आता है, विकिरण मतलब उसका जो किरण आता है, ठीक है, और वो सूर्य का जो विकिरण का जो ऊर्जा आता है और वो कहाँ आता है, पृथ्वी के भाग पर आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यताप के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना है ना। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि सूर्यताप अगर की बात करें तो सूर्यताप का शब्द जो है ना इसको कहाँ से लिया गया है, तो सूर्यताप से लिया गया है, ठीक है। और इसको देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो आने वाले सौर विकिरण कहने का मतलब है कि सूर्य से जो सौर विकिरण आता है, सूर्य का जो किरण आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यताप के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें जो वायुमंडल से आती है, ठीक है, वायुमंडल में आती है। सूर्य से प्राप्त होने वाले वैसे किरणें जो वायुमंडल में आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यताप के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे कहा गया है कि सूर्यताप
तापमान को प्रभावित करता है। सूर्यताप जो है वो क्या करता है, तापमान को प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया ठीक है कि हमेशा जो है ना तापमान बदलते रहता है। कभी ठंडा के दिन में बरसात आ जाता है, ठीक मतलब बरसात आ जाता है, ठीक है, कभी धूप आ जाता है, ठीक है, तो हमेशा तापमान बदलते रहता है ना। ऐसा नहीं है कि अभी अगर 30 डिग्री सेल्सियस गर्मी है तो बाद में जो है वो उतना ही रहेगा, सो ठीक है, वो कभी भी बदल सकता है, ठीक है। तो वह कहा गया कि सूर्य ताप जितना अधिक होगा, मीन सूर्य का तापमान जितना अधिक होगा, तापमान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, है ना। सूर्य का तापमान जितना अधिक होगा ना, उस तरह से पृथ्वी का तापमान भी क्या होगा, उससे भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। कहा गया है कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है, ठीक है। अगर वायुमंडल और पृथ्वी को ऊष्मा की अगर बात करें, हीट की अगर बात करें, तो पृथ्वी को ऊष्मा कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। तो इसका प्रधान स्रोत जो होता है वो कौन होता है, सूर्य होता है। कौन होता है, सूर्य होता है। और सौरविक ऊर्जा को ही हम लोग सूर्य तप के नाम से जानते हैं। और सौर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है उसी को हम लोग सौर तप के नाम से, मतलब सूर्य तप के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा कि हम लोग सूर्य तप किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे कहा गया कि दूसरे शब्दों में लघु तरंगों के रूप में संचालित लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौर विकिरण या तो सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। मीन्स दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इसको जानने का प्रयास करें तो हम लोग कह सकते हैं कि लघु तरंग के रूप में, मीन्स किरण के रूप में, ठीक है, जो सूर्य के पास से आती है, मीन्स सूर्य से निकलती है, ठीक है, और वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो क्या करती है, भ्रमण करती है, ठीक है। और उससे प्राप्त जो हम लोग को ऊर्जा होती है उसी को हम लोग सूर्य तप के नाम से जानते हैं या तो सौर विकिरण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया है कि सूर्य जो है ना धधकता हुआ गैस का वृद्ध गोला है। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है, धधकता हुआ गैस, मीन्स ये जो है ना इसमें क्या है, ऊष्मा बहुत अधिक है ना। तो ये क्या है, धधकता हुआ गैस का वृद्ध गोला है, एक गोला है, ठीक है, जिसका व्यास की अगर बात करें तो इसका व्यास जो है ना पृथ्वी से 100 गुना अधिक है। पृथ्वी का जो व्यास की अगर बात करें तो सूर्य की अगर व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास से जो है ना क्या है, 100 गुना अधिक है, ठीक है। और उसके आयतन से 1 लाख गुना अधिक है, ठीक है। और पृथ्वी के आयतन से जो है ना सूर्य का जो आयतन है वो क्या है, 1 लाख गुना अधिक है, किससे, पृथ्वी से, ठीक है। कहा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान की बात करें तो इसका औसत तापमान कितना होता है, 15.2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, किसका, पृथ्वी का तापमान, है ना। अब यहाँ तक हम लोगों ने इसके परिचय को समझ गया कि सूर्यताप क्या है ना, इसके क्या क्या परिभाषाएं होती है, इसके थोड़ा बहुत हम लोग पृष्ठभूमि को भी समझ गए। अब देखिए बात आता है कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक, कि आखिर जो सूर्य का तापमान होता है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किसके कारण जो है सूर्य का तापमान कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम होता है, तो क्यों होता है ना। तो देखिए कहा क्या है कि पृथ्वी के सतह पर सूर्य ताप की मात्रा हर जगह समान नहीं रहती है। अगर पृथ्वी की बात करें ना तो पृथ्वी पे जो है सूर्य का तापमान जो है ना हर जगह समान नहीं होता है, यह स्थान और समय के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। यह जो है ना स्थान और समय के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है, क्या, सूर्य का तापमान, ठीक है। कहा गया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्यताप होता है, ठीक है। अगर हम लोग उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो उसमें जो है ना सबसे अधिक क्या होता है, सूर्यताप होता है, कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। परंतु ध्रुव की ओर यह धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय में सबसे अधिक होता है ना, लेकिन ध्रुव की अगर बात करें तो ध्रुव की तरफ जो है ना ये क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। कहा गया है कि सूर्य ताप गर्मियों में अधिक तथा सर्दियों में कम होता है, ठीक है। अगर सूर्य के तापमान की बात करें तो सूर्य का तापमान जो है ना वो गर्मियों में अधिक होता है, ये तो सब जानता है, ठीक है। और ठंडों के मौसम में जो है ना ये कम हो जाता है। सूर्य का तापमान जो है ना वो क्या होता है, गर्मी के मौसम में और अधिक हो जाता है, ठंडा के मौसम में थोड़ा सा कम हो जाता है, कौन, सूर्य का तापमान, ठीक है। कहा गया कि प्राप्त सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है। अगर सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण कारक हैं जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया, ठीक है। देखिए इसके पहले प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो इसमें है वायुमंडल की रचना। क्या है, वायुमंडल की रचना, ठीक है। देखिए हमारे वायुमंडल की अगर बात करें ना तो हमारे वायुमंडल का रचना इस प्रकार से किया गया ना कि
सूर्य से आने वाली किरणें जो है ना उधर ही सोख लेता है। मीन्स हमारा वायुमंडल जो है ना सूर्य से आने वाली किरण को आधा से ज़्यादा जो उधर ही सोख लेता है, ठीक है। और जो किरण होते हैं जो बचती है वो कहाँ आता है, वायुमंडल में आता है, ठीक है। तो देखिए कहा गया है कि वायुमंडल की संरचना, इसके तहत कहा गया है कि सूर्य की किरणें को पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले वायुमंडल की मोटी परत से पार करना पड़ता है, ठीक है। अगर सूर्य की किरण की बात करें ना तो सूर्य की किरण को पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले जो है ना वायुमंडल की एक मोटी परत होती है, उसको पार करके आना पड़ता है। किसको, सूर्य की किरण को। लिखा हुआ है कि वायुमंडल को पार करने की क्रिया में सूर्य ताप का प्रसारण, परावर्तन और शोषण होता रहता है, ठीक है। और जब तक सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल को पार करता है ना तब तक उसका तापमान जो है ना वो क्या होता है, गिरते रहता है। मीन्स उसका शोषण होते रहता है, किसका, सूर्य के प्रकाश का, ठीक है। कहा गया है कि सूर्य से स्वीकृति समस्त सूर्य ताप का 35 भाग विकिरण और परावर्तन द्वारा सूर्य में पुनः विलीन हो जाता है, ठीक है। मीन्स कहा गया ना कि जब तक वो वायुमंडल में आता है ना तो वायुमंडल में आते आते जो है ना 35% भाग जो उसका खत्म हो जाता है, ठीक है। और 14% भाग जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब आते आते उधर ही खत्म हो जाता है और 14% भाग जो है ना उसको वायुमंडल में जो है ना वो सोख लेता है, वायुमंडल सोख लेता है, ठीक है। केवल उसके बाद जो है ना केवल 51% भाग जो है पृथ्वी को प्राप्त होता है और इस प्रकार वायुमंडल सूर्यताप वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। इस प्रकार जो है वायुमंडल क्या करता है, सूर्यताप वितरण को प्रभावित करता है। जैसे कि 100% होता है, ठीक है। 100% होता है ना तो जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलता है तो वो निकलते निकलते जो है ना 35% वहीं पे सोख लेता है सूर्य उसको, ठीक है। उसके बाद 14% जो होता है ना वो वायुमंडल सोख लेता है, बाकी बचा कितना, 51% बचा, ठीक है। तो ये 51% जो है ना वो पृथ्वी पे आता है, कौन, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है आपका सूर्य की किरणें का आयतन कोण। अगर सूर्य के किरणों का आयतन कोण की बात करें तो देखिए कहा गया है कि सूर्य की किरणें धरातल पर एक समान नहीं पड़ती है। अगर सूर्य की किरणें की बात करें तो हमारे भूमि पे जो है ना ये एक समान पड़ता नहीं है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर जो है ना हमारे सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, लंबवत पड़ती है। कैसी, लंबवत पड़ती है और ध्रुव की तरफ तिरछी हो जाती है, ठीक है। ध्रुव की तरफ ये क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है, ठीक है। मिस पूछेगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण कैसे पड़ती है तो लंबवत पड़ती है और ध्रुव की तरफ ये सूर्य की किरण कैसे पड़ती है तो तिरछी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए कहा गया कि लंबवत किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचना पड़ता है, ठीक है। मीन्स लंबवत किरण जो होता है ना उसको वायुमंडल में कम दूरी तय करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचना पड़ता है, परंतु तिरछी जो किरण होती है ना, तिरछी जो किरण होती है उसको वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके आना पड़ता है। अतः सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, वहाँ सूरत आप कम हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जहाँ पे तिरछी सूर्य का किरण पड़ता है ना वहाँ पे सूर्य का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सूर्य ताप होगा, ठीक है। तो वहाँ पे सूर्य का तापमान जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको प्रभावित किया जाता है दूसरा कार्य के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर जो है ना ये भी क्या करता है, हमारे तापमान को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये कैसे प्रभावित करता है, देखिए कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण कभी कभी होता है कि सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक चला जाता है और कभी कभी सूर्य जो है पृथ्वी के दूर चला जाता है ना। तो वही कहा गया कि जिसके कारण सूर्य जो है ना 3 जनवरी को, कब, 3 जनवरी को जो है पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है, ठीक है। और इस स्थिति को जो है ना उपसौर कहा जाता है। मीन्स जब सूर्य पृथ्वी के निकट आता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि पृथ्वी 3 जनवरी को जब पृथ्वी के निकट आता, मतलब सूर्य जो है 3 जनवरी को जब पृथ्वी के निकट आता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, ठीक है। जबकि 4 जुलाई को, 3 जनवरी को तो पृथ्वी के नज़दीक आता है और 4 जुलाई को जो है ना सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर चला जाता है। कब, 4 जुलाई को जो है सूर्य जो है ना पृथ्वी के सबसे दूर चला जाता है। तो ये घटना को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर, ठीक है। मीन्स जब नज़दीक आता है तो उपसौर, जब दूर जाता है तो अपसौर, ठीक है। अब देखिए कितना नज़दीक आता है वो भी बता दिया गया और कितना दूर जाता है वो भी यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। अब देखिए चौथा जो इसका कारण है, प्रभावित करने वाले जो कारण है वो है दिन का अवधि। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सब देखते हैं कि कभी कभी दिन जो है वो बड़ा करता है और कभी कभी दिन जो है वो छोटा करता है, ठीक है। तो ये भी जो है ना सूर्य के तापमान को प्रभावित करता है, ठीक है। तो कैसे करता है, देखिए बताया गया है कि दिन जितना लंबा होगा सूर्य ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। जितना दिन जो है ना
दिन जो है जितना अधिक लंबा होगा ना, सूर्य ताप की मात्रा जो है उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। और दिन जितना छोटा होगा सूर्य ताप उतना ही कम होगा। ठीक है, दिन जितना छोटा होगा उतना ही सूर्य का तापमान जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कहा गया कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव एवं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण रात और दिन होते हैं। ठीक है, मीन्स पृथ्वी के जो अक्ष का जो झुकाव है और पृथ्वी का जो परिभ्रमण के कारण जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, रात और दिन होता है। कहाँ पे, पृथ्वी पे। ठीक है, और इनकी अवधि में अंतर आता है। ठीक है, इनकी अवधि में क्या आता है, अंतर आता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष का जो है ना 23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है। ठीक है, इस कारण से प्रत्येक अक्षांश पर रात और दिन की अवधि अलग अलग होती है। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग देखें तो सब जगह जो है ना रात और दिन का जो अवधि होता है ना वो अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है कि नहीं होता है, हाँ ये होता है, ये आप लोग सब भी जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना सूर्य का तापमान का जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये 4 कारक थे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि सूर्य के तापमान को कौन से कारक जो है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, और सूर्य का तापमान जो है अलग अलग क्यों पड़ता है। ठीक है, कभी कम क्यों हो जाता है, कभी ज़्यादा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको देखने होंगे, मीन्स जियोग्राफी के अगर और भी VVI क्वेश्चन देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया गया है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।